हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू झा सर एकेडमी फॉर आईएएस। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में तो आप लोग गाइस जानते ही हैं। तो अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको सीधे सीधे 8,000 रुपए जो है वो बच जाएंगे आपके 18 महीने का, अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो। और इसके अलावा आप अगर कोड यूज करते हैं झा सर, कैपिटल में JHASIR, झा सर, इस कोड को अगर आप यूज करते हैं अनअकैडमी पे, तो आपको जो है वो एडिशनल डिस्काउंट जो है वो मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इस कोड को यूज करने के बाद। तो ऑलरेडी जो अनअकैडमी डिस्काउंट प्रोवाइड करा रहा है, उसके अलावा झासर कोड को आप यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। राइट, तो याद रखना, झासर कोड कैपिटल लेटर में JHASIR। और अभी काफी सारे कोर्सेज जो है वो इनके स्टार्ट हो रहे हैं 12 जनवरी से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, और ऑप्शनल ऑप्शनल के कोर्सेज भी जो है वो जनवरी मंथ में काफी सारे शुरू हो रहे हैं। PSIR का, इकोनॉमिक्स का, पबएड का, हिस्ट्री का, सोशियोलॉजी का, बहुत सारे ऑप्शनल हैं। राइट, और इसमें एक फायदा ये है कि एक बार बस आपको ऑप्शनल की फीस पे करना है और आप कोई भी ऑप्शनल को एक्सेस कर सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने सोशियोलॉजी के लिए फीस पे करी तो आप हिस्ट्री का नहीं देख सकते हो, ऐसा नहीं है। एक ऑप्शनल की फीस पे करो और सभी ऑप्शनल देखो, तो ये इसका एक फायदा है। और झासर कोड तो आप बिल्कुल लिख लो। और इवन जैसे आप ले रहे हो या आपका कोई भी फ्रेंड ले रहा है, राइट, कोई भी कोर्स वगैरह, तो आप झासर कोड उनको दे दो। कोई भी कोर्स अनअकैडमी में कुछ भी चीज परचेज कर रहे हो, झासर कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। राइट, और संडे टू संडे इनका एक क्विज भी जो है वो चलता है। राइट, और इस क्विज में जरूर पार्टिसिपेट किया करो। बहुत ज्यादा लोग इस क्विज में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और जो क्विज में टॉप रैंकर्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप भी जो है वो मिलती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्विज होता है। राइट, तो ये कुछ चीजें हैं। और बाकी अनअकैडमी ईएमआई पर भी आपको कोर्सेज ऑफर करता है, और साथ ही साथ आपको लोन भी मिल सकता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। वैसे तो ईएमआई के थ्रू कोर्सेज लो, सबसे बढ़िया रहता है वो। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईएमआई के थ्रू कोर्सेज ले लो, अगर एक एक साथ पैसा पे नहीं करना तो। और बाकी एक साथ पैसा पे करना तो टेंशन फ्री वाली बात ही नहीं है, एक साथ पे करके कोर्स में एनरोल हो जाओ। राइट, तो चलो, ये एक चीज है, झासर कोड का यूज करोगे तो आपको अनअकैडमी पे भी बेनिफिट मिलेगा। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। आपके जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं। ये मेंबर्स हैं अल्बेनिया, ब्राजील, गाबोन, घाना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो मैं चाहूंगा कि आप मैप में इन कंट्रीज की लोकेशन जो है वो जरूर देखिए। और आपको बता दें कि अभी अभी रिसेंटली जो टर्म फिनिश हुआ है, ये 5 मेंबर का टर्म फिनिश हुआ है। एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीन्स, और तुनिसिया और वियतनाम। राइट, तो ये इन 5 मेंबर्स का अभी टर्म फिनिश हुआ है और 5 नए मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और अल्बेनिया की बात करें गाइस, तो पहली बार अल्बेनिया ने ज्वाइन किया है। और ब्राजील का ये 11वां टर्न है, यानी कि ब्राजील 11वीं बार ज्वाइन कर रही है यूएनएससी को। गाबोन और घाना की बात करें तो ये 3 बार इलेक्ट हो चुके हैं पहले, और यूनाइटेड अरब एमिरेट एक बार पहले इलेक्ट हो चुकी है। और आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर टोटल 193 मेंबर कंट्रीज हैं। उनमें से 50 से भी ज्यादा कंट्रीज ऐसी हैं जो कि जब से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनी है तब से एक भी बार इलेक्ट नहीं हुई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। और ये थोड़ी सा फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री जो है वो अभी रिसेंटली शामिल हुई है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर। ये न्यूज में आया था। सो गई, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल ये एस्टैब्लिश हुई थी यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत 1945 में। तो 1945 आपको ध्यान में रखना है, राइट, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना हुई थी। और 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हम लोग को देखने को मिलते हैं, 6 प्रमुख अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के, यूनाइटेड नेशंस के। उनमें से एक अंग जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। और रिमेनिंग 5 ऑर्गन जो है वो कौन से हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रिंसिपल ऑर्गन? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन की ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटेरिएट, प्लस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ऐसे करके टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हम लोग को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देखने को मिलते हैं। कभी कभी ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन के बारे में ध्यान रखिएगा। और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की? राइट, तो आप जानते हैं कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, नाम से ही हमें पता लग रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटी को मेंटेन करना, शांति को, पीस को मेंटेन करना,
पर मेन फोकस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का होता है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। 5 इसके परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो कि 2 सालों के पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। और 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से P5 नेशंस? तो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूके। तो ये 5 इसके परमानेंट मेंबर है। और इंडिया की बात करें गाइस, तो इंडिया 8 बार जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्य बन चुकी है और नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर। पिछले साल इंडिया इलेक्ट हुई थी 2021 में 2 साल के टेन्योर के लिए। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और हर साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स, टोटल 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनमें से 5 नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट करती है 2 सालों के पीरियड के लिए। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स को किसके द्वारा जो है वो इलेक्ट किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। कितने साल के टेन्योर के लिए? तो 2 साल के टेन्योर के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। और हर साल 5 मेंबर जो है वो इलेक्ट होते हैं टोटल 10 में से। और 10 नॉन परमानेंट सीट जो होती हैं वो रीजनल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि ग्लोबल लेवल पर अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी होती है वो हर महीने 15 मेंबर्स के बीच में रोटेट होती है, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेड कौन होगा? तो हर महीने उसका हेड जो है वो बदलता है। और ये 15 कंट्रीज के बीच में जो है वो हम लोग को मतलब 15 कंट्रीज आपस में हर महीने जो है वो हेड बनती है, राइट। और वेरियस मुद्दे जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड वो उठाती हैं, राइट। और वोटिंग पावर की बात करें गाइस, तो हर एक मेंबर के पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक वोट होता है। बट जो परमानेंट P5 मेंबर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनके पास वीटो पावर है। अब वीटो पावर का मतलब यह है कि एक किसी भी 5 परमानेंट मेंबर में से किसी भी एक मेंबर ने अगर किसी डिसीजन पर या किसी रेजोल्यूशन पर नो कह दिया, अगर उन्होंने कहा कि यह रेजोल्यूशन या डिसीजन नहीं मान्य होगा, किसी भी एक मेंबर ने अगर नो कहा तो फिर वो डिसीजन एप्लीकेबल होने ही नहीं वाला। तो इसमें मतलब ये मान के चलो कि 5 मेंबर में से अगर कोई भी एक मेंबर किसी मुद्दे के बारे में बोलता है कि ये मुद्दा जो है वो नहीं उठाया जाएगा, तो फिर वो मुद्दा खत्म हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। मतलब इसमें फिर मेजोरिटी का रोल प्ले नहीं होता है, ठीक है, कि कितने ज्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे तो उस हिसाब से जो है वो वोटिंग होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। इसमें अगर एक भी परमानेंट 5 मेंबर में से किसी एक ने भी किसी डिसीजन को लेकर मना कर दिया तो वो डिसीजन नल एंड वॉइड जो है वो हो जाता है, राइट, जीरो हो जाता है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीटो पावर के बारे में जो P5 मेंबर के पास है। और कोई भी मेंबर यूनाइटेड नेशन का जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है वो भी इवन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट उनको वोटिंग पावर जो है वो नहीं दी जाती। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। तो यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है या इन जनरल यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्री है, राइट, तो वो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग्स होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, राइट। जैसे कि जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर है जो एट प्रेजेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर नहीं है, तो भी उनको अलाउड है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, राइट, रिकमेंडेशन दे सकते हैं। बट किसी डिसीजन पर वोट देने की पावर जो होती है वो उन मेंबर के पास नहीं होती है। वोट देने की पावर सिर्फ उन्हीं के पास है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, 15 मेंबर के पास है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। और फिर इसके अलावा इंडिया की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया का क्या किस प्रकार से रोल देखने को मिलता है? तो हम लोग ने काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। इवन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR को 1947-1948 में लाने के लिए हमने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। हमने चिंता जो है वो व्यक्त करी कि जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ हम लोगों ने अपनी आवाज जो है वो उठाई थी कि अफ्रीका के अंदर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो नस्लीय भेदभाव चल रहा है, तो हमने जो है वो उस आवाज को उठाया था, राइट। और इस प्रॉब्लम को आगे लेकर गए थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के, राइट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और इवन काफी सारे जैसे मुद्दे होते हैं जैसे कि फॉर्मर कॉलोनीज जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट, उसे यूनाइटेड नेशन के अंदर शामिल करना, एडमिट करना, राइट। जो कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहा है और अफ्रीका के अंदर जो इश्यूज जो देखने को मिल रहा था जिसमें शांति बरकरार रखनी है, तो ऐसे मुद्दों पर हम लोगों ने वेरियस मुद्दों पर आवाज उठाई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और हमने बहुत बड़े पैमाने पर योगदान दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के पर्पस के लिए, राइट। हमने 43 पीस कीपिंग मिशन के अंदर पार्टिसिपेट किया है और हमने करीब 1,60,000 से भी ज्यादा सोल्जर जो है, ट्रूप्स जो है वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के लिए दिए हैं, राइट। तो इंटरनेशनल लेवल पर
शांति बरकरार रखने के लिए इंडिया का एक मेजर योगदान रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ। और जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में, तो इंडिया आज की डेट में दूसरे नंबर पर है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री। और साइंटिस्ट रिसर्चर्स के द्वारा बताया जा रहा है कि 2030 तक हम लोग जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे, यानी कि चाइना को जो है वो ओवरटेक कर जाएगी हमारी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन वाइज भी हमारी हम काफी बड़े हैं। टेरिटोरियल साइज की बात करें, हमारी टेरिटरी भी जो है वो काफी बड़ी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में भी हम लोग जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इकोनॉमिक पोटेंशियल भी हमारा बहुत ज्यादा है, आर्थिक क्षमता भी हमारी बहुत ज्यादा है। सिविलाइजेशनल लेगेसी की बात करें, सभ्यतागत विरासत की बात करें, चाहे कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करें, सांस्कृतिक विविधता की बात करें, या पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, इवन हमारे पास्ट की बात करें, या फिर यूनाइटेड नेशन में हमारे एट प्रेजेंट के कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें परमानेंट सीट दिलाने के लिए टोटली वैलिड है, टोटली वैलिड, कि हमें इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। उसके लिए ये पूरे पॉइंट्स वैलिड हैं कि हमारे इतने सारे कंट्रीब्यूशन यूनाइटेड नेशन में रहे हैं, चाहे हमारा साइज देख लो, चाहे पॉपुलेशन का साइज देख लो, चाहे टेरिटोरियल साइज देख लो, चाहे इकोनॉमी का साइज देख लो, हमारी जीडीपी देख लो, हर चीज हमारी आप देख लीजिए। तो ये जो यूनाइटेड नेशन के P5 कंट्रीज हैं उनके सिमिलर हैं, उन्हीं के जैसे जो एट प्रेजेंट जो P5 कंट्रीज हैं, तो उन्हीं की तरह ही हम लोग जो है वो डेवलप हो चुके हैं। तो हमें भी जो है वो अब यूनाइटेड नेशन की जो परमानेंट सीट है उसमें जो है वो एडमिट किया जाए। तो ये इंडिया की डिमांड है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। बट कुछ मुद्दे हैं, कुछ इश्यूज हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स जो होती हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता। मीटिंग्स में क्या बातचीत हो रही है उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन नहीं किया जाता, राइट। तो ये किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली कोई भी टेक्स्ट, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी चर्चा हो रही है या किसी मुद्दे के ऊपर संशोधन हो रहा है, कोई बैठक हो रही है, उसके बारे में कोई भी टेक्स्ट जो है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं मेंशन किया जाता। ये एक बड़ा मुद्दा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास हमें देखने को मिलता है। एक मुद्दा वीटो पावर से भी जो है वो जुड़ा हुआ है। ये वीटो पावर के कारण कई बार ये 5 कंट्रीज जो हम लोग को परमानेंट मेंबर्स कंट्रीज जो देखने को मिलती हैं, राइट, वो मेजर डिसीजन लेने नहीं देती हैं, है ना। तो ये कई बार ये इशू हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपने प्रेजेंट फॉर्म में, करंट फॉर्म में, वर्तमान स्वरूप में मानव सुरक्षा और शांति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन व गतिशीलता को समझने में एक बाधा बन गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो काफी सारे ऐसे डिसीजन है वो ठीक नहीं लिए जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। कई बार जो मेजर मुद्दे हैं उसको डाइवर्ट कर रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी कुछ समय पहले भी हमने एक केस को डिस्कस किया था जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बात की जा रही थी कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे। अब क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को डिस्कस करने के लिए UNFCCC हमारे पास ऑलरेडी एक बॉडी हम लोग को देखने को मिल रही है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मुद्दे को डिस्कस करती है, डील करती है, राइट। बट अभी अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने को छोड़कर अगर क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को अगर डिस्कस करने लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कहीं ना कहीं अपने रोल से जो है वो हट रही है। और इसी चीज की आलोचना हमने करी थी, राइट। हमने आवाज उठाई थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को लेकर डिस्कस ना करे। जो मेजर इशूज हैं ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, सिक्योरिटी और पीस से रिलेटेड, शांति और सुरक्षा से रिलेटेड, उस पर जो है वो वार्ता करे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके बीच में एक डीप पोलराइजेशन, एक ध्रुवीकरण हम लोग को देखने को मिल रहा है। पोलराइजेशन मतलब कि ये एक दूसरे से, यानी कि आपस में P5 कंट्रीज है वो एक दूसरे से जो है वो मतलब सोच की बात करें, मैटर्स की बात करें, मुद्दे की बात करें, कोई भी इश्यूज की बात करें तो उनकी पॉलिटिक्स ही अलग होती है, उनके विचार ही अलग होते हैं। जैसे आप खुद देखो ना कि P5 कंट्रीज के अंदर हम लोग को कौन कौन कंट्रीज जो है वो देखने को मिल रही है। बहुत ध्यान से समझिए आप इस चीज को। तो हमें मेन जो कंट्रीज जो देखने को मिल रही है, देखो आप, यूनाइटेड स्टेट्स है कि नहीं, चाइना है। तो आप जानते हो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में कट्टर दुश्मनता हम लोग को देखने को मिलती है कि नहीं मिलती, पता है आपको। यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में कट्टर दुश्मनता हम लोग को देखने को मिलती है। कई केस में चाइना और रशिया के बीच में इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये मुद्दे हैं आपस में ही P5 कंट्रीज के बीच में, मेजर ग्लोबल लेवल पर इश्यूज चल रहा है। इवन पता है न्यूक्लियर थ्रेट का इशू चल रहा है। अभी कुछ समय पहले जो है वो एक टॉपिक आया था, अभी कुछ समय पहले जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का एक टॉपिक जो है वो हमने कवर किया था। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का रिव्यू जब हुआ था तब उस समय P5 कंट्रीज ने ये कहा था कि ये संकल्प ले रहे हैं, प्लेज ले रहे हैं कि किसी प्रकार से न्यूक्लियर वेपन या एटॉमिक वेपन का ये उपयोग नहीं करेंगे, ना करने देंगे किसी को, है ना। तो कहीं ना कहीं से एक डर है
कि आपस में ये कंट्री जो लड़ रही है, चाइना और यूएसए जो लड़ रही है, रशिया और चाइना का इशू देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रशिया का यूक्रेन वाला जो मुद्दा हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये खुद ही जो P5 परमानेंट 5 कंट्रीज है, पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने की जगह खुद ही इश्यूज क्रिएट करती है। अब चाइना को ही देख लो आप, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है कि पीस और सिक्योरिटी को बरकरार रखना। चाइना कई बार अपनी सबमरीन जो होती है या अपने वेसल जो होते हैं, शिप जो होती है, ऑस्ट्रेलिया तक ले आती है डराने के लिए। इंडियन ओशन क्षेत्र में तो कितनी ये नाटक करती, कितने सारे रूल्स रेगुलेशंस को ब्रेक करती है। चाइना हड़पने की कोशिश करती है साउथ चाइना सी को। देखिए हमारी जो बॉर्डर एरियाज है, लद्दाख के एरियाज की अगर हम लोग बात करें, राइट, जहां पर एलएसी जो हम लोग को देखने को मिलती है, पैंगोंग सो लेक जहां पर है, तो वहां पर ये इश्यूज कितनी बार क्रिएट करती है। अब एक ऐसी बॉडी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनी हुई है, राइट राइट, मतलब कि एक ऐसी कंट्री जो परमानेंट मेंबर बनी हुई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और यूएनएससी का मेन जो फोकस है वो है इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना। और यही सब कंट्री अगर पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी तो फिर किस बात की है परमानेंट 5 कंट्रीज। तो दिस इज द मेन थिंग दैट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। और ये एग्जांपल्स के साथ, ग्लोबल लेवल पर ये जितने एग्जांपल्स हुए हैं उसके साथ आपको ये टॉपिक को समझना है, राइट, गेटिंग इट। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिल रही है कि इश्यूज जो है वो काफी ज्यादा है, राइट। जैसे P5 कंट्रीज के बीच में ही आपस में ही इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं, डिविजन हम लोग को देखने को मिलते हैं। कई बार मेजर डिसीजन है ये P5 कंट्रीज लेने नहीं देती एक दूसरे के ईगो के कारण, राइट। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने कोई मुद्दा उठाया तो ऑब्वियस सी बात है चाइना उसको अपोज करेगी, अपोजिशन में वो एक दूसरे के विरुद्ध रहते ही है। तो कोई भी प्रॉपर इंपॉर्टेंट डिसीजन साथ में मिलकर ये नहीं ले पाते हैं, राइट। आपस में ही ईगो गेम चलता रहता है इनके बीच में, राइट। जैसे कोरोना वायरस का मुद्दा था, और तो इसमें यूनाइटेड नेशन की बात करें, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें या डब्ल्यूएचओ की बात करें, तो इन्होंने कोई इफेक्टिव रोल प्ले नहीं किया कोरोना वायरस को सप्रेस करने के लिए, इसको मतलब मैनेज करने के पर्पज के लिए ग्लोबल लेवल पर, राइट। फिर इसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन अब नहीं रहा प्रॉपर तरीके से जो ग्लोबल लेवल पर होना चाहिए। यार बात है 1945 की, और आज की डेट में हाँ, काफी सारी कंट्रीज जो है वो आगे बढ़ गई हैं। हम लोग जब 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी तब हम उतने डेवलप नहीं थे। आज की डेट में हम इमर्जिंग कंट्री हैं, राइट। हम एक ऐसी स्टेज पर आ गए कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, राइट। हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही, ग्लोबल लेवल पर हमारा नाम हो रहा है और हो चुका है। हमने स्टैब्लिश कर लिया, हमने वेरियस इंटरनेशनल लेवल पर काफी सारे जो आप कह सकते हैं कि इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव अभी रिसेंट ईयर्स में हम लोग ने शुरू किया है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। हमारे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे अभी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन की बात करें हम, तो मेजर लेवल पर है। तो हम लोग इमर्जिंग कंट्री बन चुके हैं आज की डेट में। तो हमें तो डेफिनेटली ऐड करना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंसिल के अंदर, और साथ ही साथ काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के अंदर, और साथ ही साथ और भी दूसरी कंट्रीज को जो है वो ऐड करना चाहिए, राइट। जो कि आज की डेट में पहले के मुकाबले जो है वो काफी आगे जो है वो बढ़ गई है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक मेजर रोल प्ले कर रही है, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया, जर्मनी, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, तो ये सब कंट्रीज जो है वो ग्लोबली इंपॉर्टेंट कंट्रीज। अब आज की डेट में मतलब एक्चुअली इस ग्रुप को नाम दिया गया है G4 ग्रुप। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, G4 के अंदर आती हैं इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील। तो ये 4 कंट्री जो है ये डिमांड कर रही है कि इनको परमानेंट मेंबर जो है वो बनाया जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, राइट। और इसके अलावा जो भी हम लोग को इम्बैलेंसेस देखने को मिल रहा है P5 के बीच में, यानी कि ये 5 मेंबर्स के बीच में, परमानेंट 5 मेंबर्स के बीच में, इनके रिलेशनशिप के बीच में जो इम्बैलेंसेस देखने को मिल रहा है उसको ठीक करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है आज की डेट में, उसको करेक्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि इस इम्बैलेंस के कारण, इस ईगो इशू के कारण कि एक पर्टिकुलर अगर यूएसए कोई डिसीजन ले रही है, तो अगर वो डिसीजन मतलब मान के चलो कि ग्लोबल लेवल पर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, बट फिर भी ईगो के कारण चाइना उस डिसीजन को कंप्लीट नहीं होने दे रही, राइट। क्योंकि उनके पास वीटो पावर है। चाइना अगर मना कर देगी तो ये डिसीजन ही खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, है ना, रिजोल्यूशन ही नहीं लिया जाएगा। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, रैशनल तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ऑपरेट करना चाहिए। इसका काम पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने जो पर्सनल इश्यूज है उसको हटाकर ग्लोबल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, राइट। इसमें रिफॉर्म लाने की सख्त आवश्यकता है, सुधार लाने की सख्त आवश्यकता है। इसकी परमानेंट मेंबरशिप को एक्सपेंड करो, नॉन परमानेंट सीट्स को एक्सपेंड करो, और भी कंट्रीज को इंक्लूड करो, राइट, इसके अंदर, राइट, इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। और इंडिया जो है ये एक नॉन परमानेंट मेंबर हम लोग को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की देखने को मिल रही है। तो आज की डेट में इंडिया को प्रपोजल रखना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और उसकी जो G4 कंट्रीज हैं उन्हें इस प्रपोजल को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए कि और कंट्रीज को जो है वो ऐड किया जाए और सुधार लाए जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में।
गाइज इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में आप लोग को जानकारी है ही। 10% का कोटा ईडब्ल्यूएस का। मेरे आपसे दो सवाल है। पहला सवाल है कि ईडब्ल्यूएस का कोटा किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसने ईडब्ल्यूएस कोटा को इंट्रोड्यूस किया, बताए। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि ईडब्ल्यूएस के अंदर इनकम कट ऑफ क्या होती है, मतलब कितनी है इनकम कट ऑफ, यानी कि एक मतलब व्यक्ति है उसको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट कब मिलेगा कि उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, राइट? कितने लाख रुपए से कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि किसको पता है इस चीज का आंसर कि इनकम कट ऑफ इसके अंदर क्या है, क्योंकि इनकम कट ऑफ से रिलेटेड ही एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है। क्योंकि हुआ यह था कि अक्टूबर 2021 में नीट एस्पिरेंट्स ने एक पिटीशन फाइल करी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, और उन्होंने पिटीशन में पूछा है सरकार से कि 8 लाख रुपए का एनुअल इनकम क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्यों लिया गया है। 8 लाख रुपए का क्राइटेरिया क्या चीज देखकर लिया गया है? तो ये इन्होंने पूछा कि जो 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है नीट मेडिकल एडमिशन में ऑल इंडिया कोटा कैटेगरी में, 10% का जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन की एलिजिबिलिटी के लिए, यानी कि ईडब्ल्यूएस की एलिजिबिलिटी के लिए 8 लाख रुपए एनुअल इनकम क्यों रखी गई है? तो ये सवाल है। तो इस पर सरकार ने, या फिर आप कह सकते हैं सरकारी कमेटी ने, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इनकम इन्होंने 8 लाख की जो डिसाइड करी है वो बिल्कुल की जा सकती है, वो बिल्कुल ठीक है। तो इसी पर ही हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, बट बिफोर दैट आपको बता दें गाइस कि 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का जो कोटा है, ईडब्ल्यूएस कोटा जो है 10% का, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसको जो है वो शामिल किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें हमने हमारे आर्टिकल 15 और 16 को जो है वो अमेंड किया था, और आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जो है वो ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ये ऐड किस पर्पस के लिए किया गया? इकोनॉमिक रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने के पर्पस के लिए जो है वो किया गया, कि नौकरियों में और जो शिक्षा संस्थान जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वहां पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, राइट, तो उनको आर्थिक आरक्षण जो है वो दिया जाए, इकोनॉमिक रिजर्वेशन उनको प्रोवाइड किया जाए। और ये शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है, इनके लिए 50% आरक्षण नीति द्वारा कवर नहीं किए गए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कोटा जो है वो लाया गया, राइट। यानी कि जो गरीब लोग जो हैं, जो कि जिनको रिजर्वेशन का पॉलिसी 50% रिजर्वेशन पॉलिसी का बेनिफिट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के अंदर नहीं मिल पाता है, तो उन गरीबों को वेलफेयर प्रोवाइड कराने के लिए, उनके कल्याण के पर्पस के लिए ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कोटा जो है वो लाया गया 10% का। और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करा सकती हैं। इसमें इनकम क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करने वाला जो क्लॉज था वो इंट्रोड्यूस किया गया एक नोटिफिकेशन के थ्रू 17 जनवरी 2019 को। इसमें कुछ कंडीशन जो है वो रखी गई कि किस प्रकार से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो इसमें पहली बात तो ये मेंशन की गई कि उस पूरी फैमिली के पास 5 एकड़ एग्रीकल्चरल जमीन नहीं होनी चाहिए, यानी कि परिवार के पास 5 एकड़ कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। उनके पास 1000 वर्ग फुट का, स्क्वायर फीट का आवासीय फ्लैट, रेसिडेंशियल फ्लैट या 100 या 200 स्क्वायर यार्ड का या उससे ऊपर का नोटिफाइड या नॉन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज में, यानी कि अधिसूचित या गैर अधिसूचित नगर पालिका में 100 या 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल सॉलिड तरीके से इनके पास बड़ा मकान नहीं होना चाहिए, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना ही 5 एकड़ से ज्यादा का एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये लैंड भी देखेंगे कि कितनी जमीन जो है वो आपकी फैमिली के पास है, तो उसको देखने के बाद जो है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा। और रिपोर्ट में जो रिपोर्ट सबमिट करी है कोर्ट के पास, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, उसमें ये चीज मेंशन करी है कि 8 लाख रुपए जो है वो बिल्कुल सही बैलेंस है, राइट, उपयुक्त राशि है 8 लाख रुपए। कमेटी ने कहा है कि 8 लाख रुपए का जो क्राइटेरिया है ये ओवर इंक्लूजन और इंक्लूजन एरर के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल रीजनेबल है।
या फिर आपको अगर मैं बोलूं कि इन्होंने उचित सीमा की जो बात करी है वो इसलिए करी है, आपको ये सब चीजें ध्यान में नहीं रखना। इन्होंने सिंपल आपको ये चीज जो ध्यान में रखना है कि इन्होंने कहा है कि 8 लाख रुपए जो है वो ओबीसीज के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि ओबीसीज के लिए जो इनकम क्राइटेरिया जो हम लोग को देखने को मिलता है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो क्रीमी लेयर का जो कट ऑफ हम लोग को देखने को मिलता है कि क्रीमी लेयर कट ऑफ कि जो जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो वो उनको जो है वो ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा। जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर है वो क्रीमी लेयर में जो है वो आ जाएंगे, उनको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्रीमी लेयर के लिए 8 लाख रुपए का क्राइटेरिया रखा था, सेम इसके लिए भी 8 लाख रुपए का क्राइटेरिया जो है वो रख दिया गया। और आज की रेट में आपको बता दें इसकी इफेक्टिव इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो भी 8 लाख रुपए की है इंडिविजुअल के लिए। और कम्युनिटी ने यही चीज देखी कि ग्रॉस एनुअल इनकम लिमिट 8 लाख रुपए की पूरी फैमिली के लिए जो होती है वो रीजनेबल होती है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के इंक्लूजन के लिए। तो 8 लाख रुपए एक इंडिविजुअल की इनकम की बात नहीं हो रही, उसकी पूरी फैमिली की इनकम की बात हो रही है, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि एक फैमिली के अंदर अगर 8 लाख रुपए से कम की अगर उनकी इनकम है, फैमिली इनकम है, तो उनको जो है वो ईडब्ल्यूएस में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा और भी दूसरे फैक्टर देखे जाएंगे, जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड को जो है वो देखा जाएगा। बट हालांकि ईडब्ल्यूएस के अंदर थोड़े से नियम जो है वो सख्त है। किस प्रकार से नियम सख्त है? तो ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया के अंदर चेक ये किया जाता है कि जिस ईयर में एक व्यक्ति ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उसके 1 साल पहले की इनकम चेक की जाती है कि उनकी इनकम कितनी है। बट अगर बात करें ओबीसी के क्रीमी लेयर के अंदर तो उसमें पिछले 3 जो साल हैं, कॉन्जिक्यूटिव ईयर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, लास्ट 3, तो उसकी ग्रॉस एनुअल इनकम चेक की जाती है, राइट। तो ये एक चीज है कि इसमें तो बिल्कुल लास्ट ईयर चेक किया जाता है कि कितनी उनकी फैमिली इनकम रही है। दूसरी बात की बात करें तो ओबीसी क्रीमी लेयर के केस में इनकम जो होती है सैलरी से आने वाली, एग्रीकल्चर से आने वाली या ट्रेडिशनल आर्टिशनल प्रोफेशनल जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, पारंपरिक कारीगर व्यवसाय जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उससे जो होने वाली आय होती है, उससे जो होने वाली इनकम होती है, उसको हटा दिया गया, उसको बाहर रखा गया है। बट ईडब्ल्यूएस के अंदर जो 8 लाख का क्राइटेरिया, उसमें सभी सभी सोर्सेज से अगर इनकम हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है, तो उसको ऐड किया जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि ओबीसी के क्रीमी लेयर के अंदर जो इनकम, जो सैलरी की इनकम होती है या एग्रीकल्चर से आने वाली जो इनकम होती है या जो प्रोफेशनल जो होते हैं, आर्टिशनल प्रोफेशनल्स, राइट, कारीगर व्यवसाय जिनका होता है, पारंपरिक कारीगर व्यवसाय, उससे जो वो इनकम जनरेट करते हैं वो 8 लाख में ऐड नहीं किया जाएगा। बट ईडब्ल्यूएस में सभी सोर्स ऑफ इनकम को ऐड किया जाता है, राइट। और सेम कट ऑफ तो हालांकि इन्होंने रखा है बट इन्होंने कंपोजिशन उसका अलग कर दिया, राइट। यानी कि 8 लाख रुपए इनकम तो सेम रखी है बट ईडब्ल्यूएस में सभी सोर्स की इनकम का 8 लाख रुपए रखा गया है। बट ओबीसी में वो सभी सोर्स की इनकम का 8 लाख रुपए नहीं है। वो हमें देखने को मिलता है कि एक जनरल रखा गया, उसमें से बहुत सारी चीजें एक्सक्लूड कर दी गई हैं, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि यूनिफॉर्म इनकम बेस्ड थ्रेशोल्ड जो है वो होना चाहिए, और इस चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सही कहा है, राइट। और कहा है कि इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसी के लिए, आर्थिक और सामाजिक नीति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि टारगेटेड तरीके से हम लोग जो वाकई में जिसको रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उसको जो है वो दे सकें, राइट। टारगेटेड बेनिफिशियरी के लिए है ये। और इवन एक और चीज ध्यान में रखने की जरूरत है, यदि हमने कुछ भी चेंजेस किए, राइट, पॉलिसीज के अंदर, यानी कि रिजर्वेशन की पॉलिसीज के अंदर, तो कुछ भी अगर हमने चेंजेस किए तो एकदम से नया क्राइटेरिया अडॉप्ट करने में एक तो टाइम लगेगा, कुछ महीने लगेंगे, और बहुत सारी प्रोसेस जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। चाहे अगर बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एडमिशंस की या फिर इवन जॉब्स के अंदर भी, तो बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। उस प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए हर एक लेवल पर चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, एंड दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू टेक टाइम। और इवन जैसे ईडब्ल्यूएस के अंदर ये भी एक स्ट्रिक्ट चीज है कि एक व्यक्ति की अगर लेट से की इनकम जो है, यानी कि उसकी फैमिली इनकम की भी अगर हम बात करें 8 लाख रुपए से कम है, बट अगर उसकी फैमिली के पास 5 एकड़ या उससे ऊपर की एग्रीकल्चरल लैंड है, जमीन है, तो उसको ईडब्ल्यूएस के बेनिफिट से बाहर कर दिया जाता है। तो ये वाली चीज भी स्ट्रिक्ट है इसके अंदर। और कमिटी ने हालांकि रेसिडेंशियल एसेट क्राइटेरिया जो है उसको ऑमिट कर दिया है, उसको हटा दिया है, राइट। आवासीय संपत्ति मानदंड को पूरी तरह से हटा दिया है, लेकिन 5 एकड़ कृषि भूमि मानदंड को बरकरार रखा है। ये चीज जरूर चेक की जाएगी कि 5 एकड़ अगर कृषि भूमि उनके पास है तो उनको इसका बेनिफिट, ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। और मतलब इसको बेसिकली अभी इस पूरे क्राइटेरिया को मॉनिटर किया जा रहा है, 3 साल तक मॉनिटर किया जाएगा, फिर देखा जाएगा उसमें चेंजेस की आवश्यकता है या नहीं, और चेंजेस की आवश्यकता होगी तो फिर उसमें चेंजेस किए जाएंगे। तो ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक ईडब्ल्यूएस के बारे में। ये 8 लाख का क्राइटेरिया आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
गाइज आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ फैसिलिटीज अब आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आपके झा सर एकेडमी फॉर आईएएस पे। आपको रेगुलरली फ्री डेली क्विज जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रीलिम्स का भी, प्रीलिम्स का यानी कि एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं रात में 9 पीएम पे। और डेली आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है 8 पीएम पे। ये सभी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मॉर्निंग में दे दिए जाते हैं सुबह 10 बजे से पहले, ये टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए भी आपको जो है मतलब सुबह ही टॉपिक्स दे दिए जाते हैं आपको क्या पढ़ना है। मेंस के आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जिसको आप आराम से जो है वो लिखें। और रात में 8 बजे 8 पीएम पर मेंस का वीडियो आ जाता है और साथ ही साथ प्लस टेलीग्राम के चैनल पर इसकी पीडीएफ भी आ जाती है। तो पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी। तो आप इसको जो है वो डाउनलोड करें और रेगुलर बेसिस पर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और वैसे ही हमारे पास प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस होती है 9 पीएम पर। सुबह टॉपिक आ जाएगा, रात में 9 बजे वीडियो भी आ जाएगा और साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, राइट, टेलीग्राम के चैनल पर। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स के हमारे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं उसकी पीडीएफ भी जो है वो आपको मिल जाती है। पीपीटी पीडीएफ ये हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी फैसिलिटीज हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी हैं, राइट, प्रीमियम कोर्सेज जिसको आप अवेल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी प्रीमियम कोर्सेज है, लाइव सेशन, डाउट सेशन वाला। मेंस आंसर राइटिंग की तो 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी करवाई जा रही है। आपके आंसर्स को चेक किया जाता है, आपकी गलती पॉइंट आउट की जाती है और आपको कैसे इंप्रूव करना है उसके सजेशंस दिए जाते हैं, राइट। तो ये पर्सनली हर एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करके जो है वो इस प्रकार से ऑपरेट होता है। तो 500 प्लस क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी मेन से पहले पहले। और ये वाली फ्री प्रैक्टिस तो अलग ही चल ही रही है, राइट। साथ ही साथ हमारा जनरल स्टडीज का एक बैच है 1 2 3 4, पेपर 1 2 3 4, जीएस पेपर 1 2 3 4 पूरी तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जो है वो आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर हमारे कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। गाइज हमारे देश की जो न्यायालय है, कोर्ट है, वहां पर कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? तो इस पर एक बहुत ही शानदार सा आर्टिकल सामने आया है। जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा था एक जर्नलिस्ट के खिलाफ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी, न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई चल रही थी। इस कार्रवाई के दौरान गुजरात हाई कोर्ट ने जर्नलिस्ट से कहा कि जर्नलिस्ट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग करें, राइट। तो हम समझेंगे लैंग्वेजेस के बारे में कि कोर्ट के अंदर कौन सी लैंग्वेज उपयोग में ली जाती है। बट आपको बता दें गाइस कि लैंग्वेज का उपयोग कोर्ट के अंदर मतलब सदियों से चेंज होता आ रहा है, राइट। स्टार्टिंग में उर्दू की अगर हम बात करें तो उर्दू लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था न्यायालयों में। फिर उर्दू से चेंज होके ये पर्शियन लैंग्वेज में जो है वो चली गई, फारसी में जो है वो चली गई। और फारसी स्क्रिप्ट का उपयोग मुगल पीरियड में जो है वो किया जाता था। इवन ब्रिटिश रूल के दौरान भी फारसी स्क्रिप्ट और पर्शियन का उपयोग काफी ज्यादा होता था, फारसी का उपयोग होता था काफी ज्यादा। फिर ब्रिटिशर्स लेकर आए एक कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ को इंडिया के अंदर, जिसमें उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर डिक्लेयर किया। तो अंग्रेजों ने भारत में राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के साथ कानून की एक संहिताबद्ध प्रणाली की शुरुआत करी। तो इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहली शुरुआत करी थी ब्रिटिशर्स ने, राइट। तो ये तो कॉमन सी चीज है, ये बात वाली बात आपको पता ही होगी ऑलरेडी। फिर स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में प्रावधान है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरिक लिपि में हिंदी होगी। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। आर्टिकल 343 ये कहता है कि इंडियन यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है देवनागरिक स्क्रिप्ट में। बट ये भी कहा गया कि इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग किया जाएगा सभी ऑफिशियल पर्पस के लिए 15 सालों के पीरियड के लिए, 15 ईयर्स के पीरियड के लिए इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ ऑफिशियल तौर पर उपयोग में लिया जाएगा। और इसमें और भी कुछ प्रोविजंस है जिसमें पावर दी गई ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। ये चीज मेंशन की गई कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक ऑर्डर के माध्यम से हिंदी लैंग्वेज के उपयोग को किसी भी ऑफिशियल पर्पस के लिए अनाउंस कर सकते हैं या फिर इंग्लिश के अलावा कोई भी दूसरी लैंग्वेज को ऑफिशियल पर्पस के लिए अनाउंस कर सकते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक ऑर्डर के जरिए। बट इसके अलावा अगर कोर्ट की बात करें गाइस तो कोर्ट के मामले में ये चीज मेंशन्ड है आर्टिकल 348 क्लॉज 1A में। हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है, मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट एक कानून के जरिए कोर्ट की लैंग्वेजेस जो है वो चेंज कर सकती है। बट जब तक
पार्लियामेंट एक कानून लेकर नहीं आती तब तक जितनी भी प्रोसीडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और हमारी कंट्री के जितने भी हाई कोर्ट्स में, वो प्रोसीडिंग कंडक्ट की जाएगी अंग्रेजी भाषा में। जितनी भी कार्रवाई है कोर्ट की, न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हमारी कंट्री के अंदर, वो अंग्रेजी भाषा में उसकी कार्रवाई कंडक्ट की जाएगी। और आर्टिकल 348 क्लॉज 2 जो है, और साथ ही साथ आर्टिकल 348 क्लॉज 1 ये पावर देता है गवर्नर को, स्टेट के गवर्नर ऑनरेबल प्रेसिडेंट की सहमति से, उनके प्रीवियस कंसेंट से, यानी कि गवर्नर पहले ऑनरेबल प्रेसिडेंट से सहमति लेंगे, राइट, फिर उसके बाद ऑथोराइज कर सकते हैं हिंदी लैंग्वेज को या दूसरी लैंग्वेज को हाई कोर्ट के ऑफिशियल पर्पस के लिए। मतलब हाई कोर्ट के अंदर अगर कोई लैंग्वेज अगर चेंज करनी है, इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो या कोई दूसरी लैंग्वेज अगर लेकर आनी है, तो उस स्टेट के जो गवर्नर है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट से पहले कंसल्ट करके, राइट, ऑफिशियल लैंग्वेज को जो है वो चेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट की, राइट। तो हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज को चेंज करने की पावर जो है वो गवर्नर के हाथ में। बाकी जो बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज उपयोग में ली जाती है हाई कोर्ट में। और आपको बता दें कि जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन्होंने ऑलरेडी जो है वो हिंदी का उपयोग करना शुरू कर दिया है हाई कोर्ट के अंदर। और तमिलनाडु भी इसी डायरेक्शन में काम कर रही है कि बहुत ही जल्दी तमिलनाडु जो है वो तमिल का उपयोग करेगी अपनी हाई कोर्ट में, एक ऑर्डर जो है वो लेकर आएगी। हालांकि आपको गाइस मैं क्लियरली बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है इंग्लिश को एज अ प्राइमरी लैंग्वेज के तौर पर। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखेंगे आप, या प्रोसीडिंग उसकी कार्रवाई देखेंगे, या हाई कोर्ट्स की कार्रवाई देखेंगे, प्रोसीडिंग देखेंगे, तो आपको इंग्लिश में मिलेगी ही मिलेगी। मतलब इंग्लिश में तो आपको एक कॉपी मिलनी है। बट जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ स्टेट्स ने जो है वो अपनी हाई कोर्ट की लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज को चेंज करके हिंदी किया है, भले ही कर दिया हो, बट इंग्लिश लैंग्वेज में वहां पर जितने भी जजमेंट होंगे वो डिलीवर होंगे, राइट। उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज को अगर बाय चांस, यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूज की जाएगी उसको बाय चांस उन्होंने अगर दूसरी स्टेट ने अगर हिंदी कर दिया है, दूसरी लैंग्वेज में भी अगर जो है वो ऑर्डर दे दिया, राइट, कि दूसरी लैंग्वेज में जो है वो हाई कोर्ट यूज करेगी दूसरी लैंग्वेज का, बावजूद उसके जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो प्राइमरी तौर पर इंग्लिश में किए जाएंगे, फिर बाद में उसको आप ट्रांसलेट करवा सकते हो, राइट। बट ऑर्डर तो जितने भी है वो इंग्लिश में होंगे। तो इसके बारे में क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक कानून भी है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963। अगर इसकी बात करें गाइस, तो ये कानून पावर देता है गवर्नर को कि गवर्नर ऑनरेबल प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके हिंदी या फिर कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज उस स्टेट की जो होती है, इंग्लिश के अलावा, इन एडिशन टू इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जजमेंट के पर्पस के लिए या ऑर्डर के पर्पस के लिए जो है वो यूज में ला सकते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई है कि इंग्लिश लैंग्वेज तो यूज में ला ही जाएगी, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज तो रहेगी ही रहेगी, बट उसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर जो है वो यूज में लाई जा सकती है। बट एक चीज ये पॉइंट क्लियर रखना कि इंग्लिश लैंग्वेज का यूज तो करना ही है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्राइमरी बेसिस पर, राइट। और जब भी कोई जजमेंट आता है या ऑर्डर आता है या डिक्री हम लोग को देखने को मिलती है किसी भी लैंग्वेज में पास होती है, मतलब कोई भी लैंग्वेज में अगर बाई चांस कोर्ट के जज जो है वो जजमेंट देते हैं, तो तुरंत उसको इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट किया जाएगा। मतलब इंग्लिश में तो एक कॉपी होना उसकी अनिवार्य है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, राइट। मतलब प्राइमेसी जो है वो इंग्लिश को दी जाएगी कानून के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी ये चीज मेंशन थी, और ये जो कानून हम लोग को देखने को मिल रहा है राजभाषा अधिनियम 1963 का, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, तो उसमें भी सेम चीज हमें देखने को मिल रही है। और हालांकि ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ने सिर्फ हाई कोर्ट की जो है वो चर्चा करी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही उपयोग किया जाता है। और एक और चीज जो आपके ध्यान में रखने वाली है गाइस, हालांकि हमने बात करी कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर प्राइमरी बेसिस पर हम लोग को देखने को मिल रही है ना। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारी कंट्री में काफी सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, राइट। हिंदी भाषा ही मैक्सिमम लोग बोलते हैं, और इसके अलावा दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस जो है लोग बोलते हैं, राइट। रीजनल बेसिस पर जो लैंग्वेजेस होती है उसका ज्यादा उपयोग जो है वो किया जाता है। इस केस में क्या है, तो इस केस में भी बिल्कुल चीज क्लियर है। इस केस में आप ये चीज ध्यान में रखिए कि अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाता है, उसकी कार्रवाई चलती है कोर्ट में, तो उसके पास मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि वो समझ सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोर्ट रूम प्रोसीडिंग में। मतलब कि कोर्ट के अंदर जो भी कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई के बारे में प्रॉपर जानकारी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी लिटिगेंट को, उसकी स्वयं की भाषा में, राइट। वादी को प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। तो ये मौलिक अधिकार है जो कि इनको प्राप्त होता है आर्टिकल 19 और 21 के तहत। और आपको बता दें गाइस कि जैसे कि एक व्यक्ति जैसे मैजिस्ट्रेट के सामने अगर खड़े होते हैं, राइट, अब उनको तो इंग्लिश आ नहीं रही है, फिर क्या, तो वो अपनी खुद की भाषा में, जो उनकी भाषा है उस भाषा में, अपनी लैंग्वेज में
वो मैजिस्ट्रेट के सामने बोल सकते हैं, राइट। और ये बिल्कुल टोटली आर्टिकल 21 के तहत ये वाली चीज रिकॉग्नाइज है, कंप्लीट जस्टिस का या राइट टू जस्टिस की चीज, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू जस्टिस की अगर हम बात करें, न्याय के अधिकार की बात करें, तो ये प्रदान इसलिए किया है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, न्याय एक व्यक्ति को कब मिलेगा जब स्वयं वो अपनी खुद की भाषा में, जैसे आपको पता होगा गाइस कि कई बार काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि मैं अपना ही केस अगर आपको बताऊं, तो जैसे, और इवन आपने भी पर्सनली इस चीज को फील भी किया होगा, कई बार ऐसी होती है कि जैसे कि हम बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं, है ना, घर में हिंदी जो है वो यूज की जाती है, मैक्सिमम हम लोग हिंदी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, बट हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज भी बोलते हैं, हमें इंग्लिश के बारे में भी अच्छी जानकारी है, हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, एक व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी अच्छे से, वो भी। बट क्या होता है जब बात आती है इमोशनल बातचीत की, यानी कि अब आपको कोई ऐसा मैटर, ऐसा कोई मुद्दे के बारे में बात करनी है जो आपके पर्सनल चीज से रिलेटेड है, तो आप अपनी स्वयं की लैंग्वेज में अगर बात करोगे ना, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब उसमें फिर आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल इमोशनली, मतलब बोलते हैं ना कि आपकी खुद की जो भाषा है वो ज्यादा हिट करती है, वो ज्यादा इंपैक्ट डालती है, रेदर देन उस भाषा का जो आप रेगुलर बेसिस पर उपयोग नहीं कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में। तो आपने खुद ने पर्सनली नोटिस किया होगा कि आपको कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो, बट हो सकता है कि सामने वाले को जो आपकी जो चीज है, जो आपके अंदर चल रही है, वो आपको समझानी है, तो उसके लिए हो सकता है कि आपको वो चीज तोड़कर सामने वाले से बोलना पड़ेगा कि यार मैं आपको हिंदी में एक चीज समझाना चाहता हूँ, ये ध्यान से सुनो, मैं ये चाहता हूँ। होता है यार, मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मैं कई बार कुछ ऑफिशियल मीटिंग वगैरह कंडक्ट कर रहा होता हूँ, राइट। तो उस दौरान भी मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मैं 2 मिनट कॉन्वर्सेशन को ब्रेक करके थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में आ जाता हूँ, राइट। क्योंकि क्या होता है कि यार अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि हमें सामने वालों को चीज एक्सप्लेन करनी है। जैसे कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में इस एग्जाम को लिख रहे हो, बट और आपको पता होगा कि आप अपना इंटरव्यू इंग्लिश हिंदी में दे सकते हो, मतलब आप चूज कर सकते हो दूसरी लैंग्वेज भी इंटरव्यू के लिए, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, क्योंकि इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट बोलता है। तो जब आप वहां पर बैठोगे, तो हो सकता है क्वाइट पॉसिबल कि आप इंग्लिश लैंग्वेज लेकर चूज करके गए हो, ऑप्ट करके गए हो, बट आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन जो है वो फेंक दिया जाए जो कि आपसे पर्सनली आपसे एसोसिएटेड हो, राइट। तो फिर आपको अगर सामने समझाना है, जो मेंबर्स हैं, बोर्ड है, उनको अगर आपको समझाना है, तो ऑब्वियस ही बात है यार कि हो सकता है कि शायद आप उनसे परमिशन ले लो कि यार मैं इस चीज को हिंदी में समझा सकता हूँ क्या, इफ यू अलाउ मी, राइट। उनसे रिक्वेस्ट करके कर सकते हो, क्यों ऐसा कर कर लेना, क्योंकि देखो अल्टीमेटली द पॉइंट इज यू गाइज विल गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, राइट। आप आने वाले समय में ऑफिसर बनोगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि एक ऑफिसर की सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि वो जो भी चीज बताने की कोशिश कर रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ सामने वाले को होनी चाहिए, राइट। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आप मेरा ध्यान में रखिएगा। और यही चीज यहां पर भी है, न्याय प्रोवाइड कराने की अगर हम बात करें, राइट, राइट टू जस्टिस की बात करें, न्याय का अधिकार प्रदान जो किया गया है संविधान के तहत, वो इसलिए किया गया है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, जब तक उस व्यक्ति को जजमेंट के बारे में या कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में प्रॉपर तरीके से समझ नहीं होगी, राइट, समझ नहीं पाएंगे कि कोर्ट के अंदर क्या प्रोसीडिंग चल रही है अपनी स्वयं की भाषा में, तब तक उन्हें न्याय कैसे मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा ना। वो तो कंफ्यूज ही होते रहेंगे, वो सामने वाले कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहे क्या बात कर रहा है, तो फिर कैसे उनको ट्रस्ट डेवलप होगा। तो एक प्रकार से आप इसमें ये ट्रस्ट वाला फैक्टर भी इंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जुडिशियल सिस्टम पर लोगों का ट्रस्ट बरकरार रहे। और ट्रस्ट कब रहेगा कि लोगों की खुद की लैंग्वेज में ही, राइट, उनकी रीजनल लैंग्वेज में ही एटलीस्ट उनके पास एक कॉपी आ जाए, जिससे कि एटलीस्ट वो समझ तो पाए कि इस जजमेंट के अंदर है क्या, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो ये चीज है गाइस इसके अंदर। और बाकी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें, ये तो हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर ली, बट उसके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, लोकल कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें, तो लैंग्वेजेस जो सभी के सभी सबॉर्डिनेट कोर्ट की और हाई कोर्ट की हम लोग को देखने को मिलती है, जनरली सेम होती है, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत हमें देखने को मिलती है। और ये ऑब्वियस बात है कि स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो निर्धारित करेगी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट की क्या लैंग्वेज होगी। बट ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बता दिया कि हाई कोर्ट के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज तो यूज में ली जाती है, और प्राइमरी तौर पर, और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश लैंग्वेज यूज में ली जाती है। तो बताया गया है कि जो लैंग्वेज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, वो बिल्कुल इस कानून के तहत जो लैंग्वेज बनाई गई है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो डिक्लेयर की गई है, सेम वही होती है। और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी रीजनल लैंग्वेज को एज अ ऑल्टरनेटिव के तौर पर कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए। और जितने भी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री जो भी पास होती है मैजिस्ट्रेट के द्वारा, वो इंग्लिश में पास होती है। और उसके जितने भी एविडेंसेस जो होते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह जो होती है, वो स्टेट डिसाइड करती है कि किस लैंग्वेज में जो है वो एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे, राइट। बट प्रोसीडिंग जो होगी और जो जजमेंट जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, राइट। और हालांकि इसका ट्रांसलेशन भी किया जाएगा, और कोर्ट जो भी, यानी कि एक व्यक्ति को, जैसे कि एक व्यक्ति है उसकी रीजनल लैंग्वेज है,
अब उसको जजमेंट समझ में नहीं आ रहा, तो वो उसका ट्रांसलेशन जो है वो मांग सकते हैं, और जब वो उसका ट्रांसलेशन मांगेंगे तो उनको, उस वादी को या उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी को जो जो ट्रांसलेशन मांग रहे हैं, तो उनको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, कोर्ट जो है वो पेमेंट करेगी, राइट। कोर्ट जो है वो ये कॉस्ट जो है वो ट्रांसलेशन का बियर करेगी। और सेक्शन 272 जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का हमें देखने को मिलता है, वो ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करती है सभी कोर्ट की लैंग्वेजेस अदर देन हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के अलावा जितनी भी कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसकी लैंग्वेज निर्धारित करने की पावर जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, राइट। So broadly, it means that languages used in the district court shall be in the regional language as the state government directs. तो जो भी लैंग्वेज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में होती है, वो वही लैंग्वेज होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करती है, जो रीजनल लैंग्वेज हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा गाइस अगर बात करें कि इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग जो है वो करने के पीछे क्या कारण है, तो केसेस जो होते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरी कंट्री से फाइल किए जाते हैं, और जजेस की भी बात करें या लॉयर्स की भी बात करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो पूरी कंट्री के अलग अलग पार्ट से जो है वो आते हैं, राइट। और judges can hardly be expected to read documents and hear arguments in the language with which they are not familiar. तो ऑब्वियस ही बात है कि जजेस से एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती कि वो ऐसा डॉक्यूमेंट्स पढ़ें या सुने उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज उनकी नहीं है, या जिस लैंग्वेज से वो फैमिलियर नहीं है, अवगत नहीं है, परिचित नहीं है, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि हम उनसे, उन जजेस से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो जिस लैंग्वेज से वो परिचित नहीं है जज, तो उस लैंग्वेज में जजमेंट पढ़े, अपना ऑर्डर दें, है ना। और विदाउट द यूज ऑफ इंग्लिश इट वुड बी इम्पॉसिबल टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटी। तो अगर इंग्लिश का उपयोग नहीं करेंगे तो उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाएगी, और सभी जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हमें देखने को मिलते हैं वो इंग्लिश में डिलीवर होते हैं। बट हालांकि 2019 में कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया है एक इनिशिएटिव, जिसके तहत कोर्ट अपने जजमेंट्स को रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवाएगी, राइट। तो ये चीज इसकी हम लोग को देखने को मिल रही है। और हालांकि इंग्लिश लैंग्वेजेस की जो महत्व है, सिग्निफिकेंस की बात करें, एक तो यूनिफॉर्मिटी, पूरे इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होता है, और इसको जजेस और लॉयर इजीली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें जैसे कि जजेस, पूरे हाई कोर्ट्स की अगर बात करें तो हाई कोर्ट में भी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी इंग्लिश लैंग्वेज होती है। तो इससे फायदा ये होता है कि जितने भी जजेस और लॉयर्स हैं वो एटलीस्ट जो है वो हर एक हाई कोर्ट के केस को प्रॉपर तरीके से समझ सकें, राइट। प्रोफेशनल्स की अगर हम बात करें, और जहां बात आती है सिटीजन की, तो उनके लिए तो ट्रांसलेशन कॉपी तो दे ही दी जाती है, बट प्रोफेशनल की जहां पे बात आ रही है तो वहां पर अगर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर देम ऑल्सो, कि हर एक हाई कोर्ट में अगर इंग्लिश के ऑर्डर आ रहे हैं तो उनके लिए आसान हो जाता है। तो ये फायदा है इसका। और कई बार जजेस जो होते हैं वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होते हैं, तो अगर अगर एक हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज अलग होगी, दूसरे की अलग होगी, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, राइट, वहां पर बेसिकली समझना पूरी चीजों को, राइट। तो ये चीज है। और इंग्लिश ने एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया पूरे इंडिया के लिए, राइट। एक रोबस्ट लीगल सिस्टम का हॉलमार्क जो होता है, यानी कि किसी भी मजबूत कानूनी प्रणाली की पहचान जो होती है वो ये है कि कानून उसका सर्टेन होना चाहिए। लॉ शुड बी सर्टेन, प्रिसाइज यानी कि सटीक, और प्रिडिक्टेबल, अनुमानित होने चाहिए। तथा हमने भारत में इसे लगभग हासिल कर दिया है, और हमने इसे अचीव कर लिया है यूनिफॉर्मिटी को, क्योंकि यूनिफाइड स्ट्रक्चर्स के माध्यम से जो हमने, जो स्टार्टिंग से ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज रखी है, प्राइमरी लैंग्वेज जो इंग्लिश रखी है, तो इससे ये कई हद तक चीजें रिजॉल्व हुई है। और बाकी लिंक लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश जो है वो काम करती है। और आपको बता दें गाइस कि लैंग्वेज जो है वो एक इमोटिव इशू है इंडिया के अंदर, और हमेशा से रहा है। तो भारत में भाषा हमेशा से एक भावनात्मक मुद्दा रहा है, और हमारी कंट्री के 25 अलग अलग हाई कोर्ट के अंदर इस प्रकार से अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इसका बहुत ही गंभीर असर होने वाला है। हमारी जो यूनिफाइड और वेल स्ट्रक्चर लीगल सिस्टम है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे केस अगर कोई व्यक्ति हारता है तो वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। तो ये अपीलेट सिस्टम, जो ये यूनिफाइड स्ट्रक्चर जो हमने तैयार किया है, ये डैमेज हो सकता है बुरी तरह से अगर हर एक स्टेट जो है वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज ले आते हैं तो। और स्टेट अगर ऑफिशियल लैंग्वेज को का उपयोग अपनी प्रोसीडिंग के अंदर करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि इसमें जो हाई कोर्ट के जजेस का जो ट्रांसफर होता है उसमें भी उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो आएंगी। ये लीगल पिजियन होल्स जो है वो क्रिएट कर देगा, मतलब गैप्स जो है वो क्रिएट कर देगा, लीगल गैप जुडिशरी के अंदर। और फिर बड़ी दिक्कतें जो है वो आना शुरू होंगी अगर जुडिशरी को एक स्टेट से दूसरी स्टेट के साथ जो है वो कुछ बातचीत करनी है, वार्ता करनी है जजमेंट के बीच में। जैसे होता है ना कि कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 2-3 हाई कोर्ट के
जजमेंट को एक साथ रखकर जो है वो अपना जजमेंट जो है वो देती, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस प्रकार के केसेस में दूसरे हाई कोर्ट के जजमेंट को रेफर, जो होता है ना कई बार कई केसेस में हाई कोर्ट के जजमेंट्स को रेफर किया जाता है, तो इसमें बड़ी दिक्कतें जो है आएंगी, क्योंकि आप उस अगर कहीं पर ऑफिशियल लैंग्वेज अगर दूसरी होगी, राइट, और उसकी अगर इंग्लिश कॉपी को अगर हटा दोगे, इंग्लिश को पूरी तरह से जो है हटा दिया जाएगा अगर, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस की दूसरे हाई कोर्ट के अंदर जहां पर रीजनल लैंग्वेज उपयोग में ली जा रही है, तो उनके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी जजमेंट को रेफर करने में, है ना। और इससे क्या नुकसान होगा, वैसे ही ऑलरेडी कितना केसेस जो है वो कितने डिले चल रहे हैं, राइट, कितने पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, तो ये पेंडिंग का भार और लगातार बढ़ता जाएगा और न्याय मिलने में लोगों को देरी होती रहेगी, है ना। तो ये चीजें हैं गाइज जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और NAFED यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च करी है 6 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ब्रांड्स को, और ये प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम के तहत की गई है। मतलब कि ये जो योजना है PMFME योजना, इसके तहत 6 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ब्रांड्स को अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो हम लोग इसी चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने साइन किया है एक एग्रीमेंट NAFED के साथ, जिसके तहत 10 ब्रांड्स को डेवलप किया जा रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, और इसकी ब्रांडिंग की जाएगी और इसकी मार्केटिंग की जाएगी। 6 ब्रांड जो हैं, मतलब 10 ब्रांड में से 6 ब्रांड जो है वो है अमृत फल, कोरी गोल्ड, कश्मीरी मंत्र, मधु मंत्र, सोमदाना और होल व्हीट कुकीज जो दिल्ली बेक्स की हैं। तो ऐसे 6 ब्रांड हम लोग को देखने को मिल रहा है, इनको प्रमोट किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि आत्मनिर्भर अभियान के तहत इसे लॉन्च किया गया है। मेन एम ये है कि माइक्रो इंटरप्राइजेस, इंडिविजुअल माइक्रो इंटरप्राइजेस जो कि अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में हम लोग को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के देखने को मिलते हैं, उनके बीच में कॉम्पिटिशन लेकर आना, कॉम्पिटिटिवनेस उनके बीच में लेकर आना, साथ ही साथ प्रमोट करना इस सेक्टर को, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हम लोग को या सेगमेंट हम लोग को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का देखने को मिलता है, तो इसको फॉर्मलाइज करना, इसको फॉर्मल बनाना, राइट, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की कैटेगरी में इसको लेकर आना, और सपोर्ट करना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स को, और साथ ही साथ पूरी की पूरी फूड प्रोसेसिंग की जो वैल्यू चेन है उसको सपोर्ट करना। अब मुझे पता है कि इसमें से बहुत सारी चीज आपके ऊपर से चली गई हुई कि यार एग्जैक्टली है क्या ये, तो कई बार ऐसे ही होता है कि काफी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं उसकी आप थ्योरी पढ़ेंगे तो ऊपर से जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ इजी और सिंपल तरीके से कि एग्जैक्टली ये योजना का काम क्या है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज। अब इसमें आप ध्यान दो, नाम पर ध्यान दो, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। पहली बात तो फूड प्रोसेसिंग होती क्या है, जैसे कि टमाटर है, अब टमाटर से आपने टोमेटो सॉस बना दिया तो ये क्या है, फूड प्रोसेसिंग हुई, राइट। यानी कि आपने टमाटर, आप टमाटर को रखे रहोगे तो टमाटर सड़ जाएगा, पेरिशेबल गुड है ये, राइट। कुछ समय बाद अगर आप उसको अपने डाइनिंग टेबल पे रख दोगे ये सड़ जाएगा, 1-2 हफ्ते में जो है पिलपिला हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, है ना। अगर इसको प्रॉपर आप फ्रिज में भी नहीं रखोगे तो फ्रिज में भी रख दोगे तो भी 2 हफ्ते तक मैक्सिमम चलेगा, फिर तो सड़ ही जाना है इसको। बट अगर आप इसका टोमेटो सॉस बना लेते हो तो ये 6 महीने 1 साल तक आराम से चल सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप उसमें कौन से प्रिजर्वेटिव जो है वो ऐड करते हो, तो वो डिपेंड करेगा उतना लंबा चलने पे के ऊपर उसके, है ना। बट आपको ये चीज पता है कि फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, अब आपको क्लियर हो गया फूड प्रोसेसिंग का मतलब। तो ऐसी जो एंटरप्राइजेस जो फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, कौन सी, माइक्रो एंटरप्राइजेस, छोटी इंटरप्राइजेस जो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस हमें देखने को मिलती हैं, उनको फॉर्मलाइज करना है। मतलब कि जो इनफॉर्मल है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हम लोग को देखने को मिलती है, उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंक्लूड करना है। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं छोटी माइक्रो एंटरप्राइजेस फूड प्रोसेसिंग की फीड में, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रमोट करना कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बिके, उनकी मार्केटिंग, उनका ब्रांड बने, इस पर मेनली फोकस करती है ये स्कीम, PMFME स्कीम, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम। बात समझ में आई यहां तक। अभी इन्होंने क्या किया, मिनिस्ट्री ने NAFED के साथ मिलकर 10 ब्रांड जो है वो सिलेक्ट किए हैं और उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब 10 ब्रांड जो है वो बनाए गए हैं जो कि छोटी इंटरप्राइजेस के द्वारा मतलब स्टैब्लिश किए गए थे, सेटअप किए गए थे। अब उसकी मार्केटिंग करेंगे और उसको प्रमोट करेंगे NAFED और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग मिलकर। तो ये चीज इसके अंदर है, राइट। और स्कीम ने अडॉप्ट किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अप्रोच को।
एक्चुअली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी एक हम लोग को इनिशिएटिव देखने को मिलता है, राइट। और इस इनिशिएटिव के तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट के कुछ फूड प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट्स, कुछ स्पेसिफिक फूड प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट जो है या फूड प्रोडक्ट जो है उनको बूस्ट किया जाता है। उनको मतलब जैसे एक डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट के नाम से, जैसे कि आपको पता होगा गाइस कि जैसे नागपुर के संतरे हैं, राइट। नागपुर संतरे के लिए फेमस हम लोग को देखने को मिलता है। कश्मीर की बात करें सेब के लिए कि कश्मीरी सेब है ना। तो आपको ये सब कुछ कुछ चीजें जो है वो पता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग कुछ चीजें फेमस है। तो वैसे ही ये क्या कर रहे हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को कुछ कुछ अलग अलग जो क्लस्टर्स हैं फूड प्रोडक्ट्स के, उनके साथ ऐड कर रहे हैं, जिससे कि वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्रोडक्ट के लिए जानी जाए और वो प्रोडक्ट बूस्ट हो और उससे डिस्ट्रिक्ट की इनकम जो है वो बढ़े, राइट। और वो प्रोडक्ट के कारण वो डिस्ट्रिक्ट फेमस हो और वो प्रोडक्ट जो है वो ग्लोबल लेवल पर या नेशनल लेवल पर जो है वो बिके, प्रमोट हो। और इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर डेवलप होंगी, राइट। और उससे इंडिया की इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं और फायदे हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि इस फूड प्रोसेसिंग बिजनेस को बूस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच, इसके ऊपर आधारित ये पूरी स्कीम जो है वो काम कर रही है, राइट। और इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है 2020 और 21 से लेकर 2024 और 25 तक के पीरियड के लिए, 5 सालों के पीरियड के लिए, है ना। और जो मैंने आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में अभी एक्सप्लेनेशन दिया है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, उसको आप थ्योरेटिकल फॉर्म में किस प्रकार से मेंशन करेंगे। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है वैल्यू चेन डेवलपमेंट की, राइट। यानी कि अगर फूड प्रोसेसिंग की अगर हम लोग बात करें, प्रॉपर वैल्यू चेन कि एक पर्टिकुलर एरिया पे अब आपको अगर फूड प्रोसेसिंग करना है तो वहां पर रॉ मटेरियल चाहिए होगा, मतलब एग्रीकल्चर बूस्ट होगा, है ना, पहला पॉइंट। फिर एग्रीकल्चर से ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि सामान जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री बूस्ट होगी, राइट। तीसरा पॉइंट इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री जहां पर फूड प्रोसेसिंग होगी तो उसमें बूस्ट नजर आएगा। तो काफी सारे एरिया, मतलब एक प्रॉपर वैल्यू चेन जो है वो डेवलप होती है। तो एक ऐसा ढांचा क्रिएट करना है वैल्यू चेन डेवलपमेंट का, राइट। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे तो फिर फूड प्रोसेसिंग कैसे पॉसिबल हो पाएगी, राइट। तो ये चीज है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए एक से ज्यादा क्लस्टर प्रोडक्ट्स भी जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का सिर्फ उस नाम से ही वो नहीं है, मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। वो क्लस्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा, मतलब समूहों के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा कि उस इंडस्ट्री से रिलेटेड उस जगह पर, उस क्षेत्र पर कितने ऐसे ग्रुप्स हैं, क्लस्टर्स हैं। और राज्यों का काम क्या होगा? आइडेंटिफाई करना फूड प्रोडक्ट्स को, राइट, यानी कि आइडेंटिफाई करना। और किस चीज को देखते हुए आइडेंटिफाई करना? डिस्ट्रिक्ट्स के लिए देखते हुए कि वहां पर किस प्रकार का क्लस्टर है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी कि कैसे समूह है जो कि उस फूड से रिलेटेड ऑलरेडी काम कर रहे हैं, छोटी छोटी यूनिट्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑलरेडी हैं। तो उसको पहले देखा जाएगा और देखा जाएगा कि वहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं होगा और आपने अगर उस डिस्ट्रिक्ट को उस प्रोडक्ट के साथ अगर लिंक कर दिया और उसका प्रोडक्शन ही उतना नहीं हो रहा तो फिर क्या मतलब, है ना, फिर वो फायदा ही नहीं हो पाएगा। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स को रखा जाता है? तो पेरिशेबल गुड्स को रखा जाता है, मतलब कि जो सड़ जाते हैं, राइट। जैसे कि खाने के पदार्थ, जैसे कि मैंने आपको टमाटर का एक एग्जांपल दिया था, वो सड़ जाता है, राइट। सीरियल बेस्ड हो सकते हैं, अनाज वाले हो सकते हैं, राइट, अनाज वाले हो सकते हैं। और जो उस एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं उसको लिया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पर मैंगो, पोटैटो, अचार हो गया, पिकल, मतलब, राइट। मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट हो गए, जैसे कि बाजरा, इस टाइप के उत्पाद जो हम लोग को देखने को मिलते हैं। फिशरीज की बात करें, मत्स्य पालन, पोल्ट्री वगैरह, मुर्गी पालन, तो ऐसी चीजें भी जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो कनेक्ट की जा सकती है, लिंक की जा सकती हैं। और दूसरा फोकस एरिया क्या है? वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो मतलब फोकस किया गया कि ऐसे प्रोडक्ट्स भी आप रखो जो कि वेस्ट टू वेल्थ के हो, मतलब जो वेस्टेज हो पूरा, राइट। यानी कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे भूसे की बात करें, भूसा, भूसा आप समझते होंगे कि जैसे ही किसान जो है वो हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, क्रॉप की कटाई कर लेते हैं, तो उसके बाद खेत में भूसा बच जाता है। अब आप उस भूसे से कुछ चीज बना सकते हो, मेरे ख्याल से आर्टिस्ट उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने उस भूसे से कुछ चीज बना दी, मतलब आर्ट फॉर्म वाली कुछ चीज इस प्रकार की जो है वो तैयार कर दी, बना दी, तो आपने क्या किया? वेस्ट प्रोडक्ट से जो है वो उसको उससे इनकम जनरेट करती है। तो खराब था, वेस्ट प्रोडक्ट था, राइट। कई बार किसान इसको जला देते हैं जो कि पोल्यूशन क्रिएट करती है। आपने स्टबल बर्निंग के टॉपिक में इन सब चीजों के बारे में कवर किया होगा। स्टबल बर्निंग, पराली को जो जलाया जाता है ना, तो उसको जलाने की जगह अगर आप उसका दूसरी चीज में उपयोग कर रहे हो तो क्या किया आपने? वेस्ट से
वेल्थ जो है, इनकम जो है वो जनरेट कर दी। तो ऐसे अगर कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो उस पर फोकस करना है। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर फोकस करना है ना, मतलब जो लघु वन उत्पाद जो होते हैं उस पर फोकस करना है। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है, आकांक्षी जिले जो है, उस पर फोकस करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च करना है ना, क्षमता निर्माण और अनुसंधान करना है। अकादमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर आती हैं, और साथ ही साथ स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएं, राइट, यूनिट्स की ट्रेनिंग के पर्पस के लिए, यानी कि जो अलग अलग जो छोटी छोटी इंटरप्राइजेस हैं उनको ट्रेन करें, राइट। प्रोडक्ट किस प्रकार से डेवलप करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाए, प्रोडक्ट की अप्रोप्रिएट पैकेजिंग होनी चाहिए, और माइक्रो यूनिट्स के लिए मशीनरी होनी चाहिए, तो इस पर टेक्नोलॉजी जो है वो लाई जाए। तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूट इस पर सपोर्ट करेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है उनको अपग्रेड करो आप, सब्सिडी भी दो 35% की, राइट, एलिजिबल कॉस्ट पर, जिसकी मैक्सिमम सीलिंग 10 लाख रुपए पर यूनिट की होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक सरकार जो है वो सपोर्ट करे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को स्टैब्लिश करने के लिए, कंपनीज को स्टैब्लिश करने के लिए, राइट। क्रेडिट लिंक ग्रांट भी प्रोवाइड किया जाए 35% का, 35% पर, है ना, कि जैसे ही अगर कोई, और इवन जैसे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, लैब होनी चाहिए, वेयर हाउस होने चाहिए, राइट, जिसपे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव जो है, या स्टेट ओन्ड एजेंसी या प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है वो ऑपरेट कर सके, राइट। तो उसमें उनको क्रेडिट लिंक प्रोवाइड कराओ, यानी कि लोन वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराओ सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और इनिशियल फंडिंग प्रोवाइड की जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप को, राइट, 40,000 रुपए की, और साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल उनको दिया जाए, छोटे छोटे टूल्स परचेज करने के लिए पैसे उनको जो है वो दिए जाए, जैसे कि उनका स्टार्टअप शुरू हो सके, राइट। फिर मार्केटिंग और ब्रांडिंग सपोर्ट करना है, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप बना लोगे, राइट, फूड प्रोसेसिंग के थ्रू, बट उसकी मार्केटिंग करना तो बहुत जरूरी है ना, उसकी ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कॉपरेटिव है, राइट, तो ऐसे ग्रुप जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग करो, राइट। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होना चाहिए माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के लिए, राइट, जैसे कि जो ट्रेनिंग रिलेटिंग टू मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग ऑफर करे, एक कॉमन ब्रांड जो है वो डेवलप करे, पैकेजिंग करे, राइट, स्टैंडर्डाइजेशन के साथ, राइट, मार्केटिंग टाई अप होने चाहिए, यानी कि अलग अलग कंपनीज के साथ टाई अप होने चाहिए, राइट, नेशनल और रीजनल रिटेल चेन्स के साथ टाई अप करो आप, जिससे कि प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बिके मार्केट में। क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के तहत जो है वो बनाया जाना चाहिए, जैसे कि वो क्वालिटी मेंटेन कर सके, अश्योर कर सके, जिससे कि मार्केट में वो और बिक सके, क्योंकि मार्केट में लोग क्वालिटी देखकर भी प्रोडक्ट को जो है वो लेते हैं, क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रोडक्ट तेजी से जो है वो बिकेगा। फंडिंग की बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये हम लोग को देखने को मिलती है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो लगाया गया है। इसमें इस स्कीम के तहत जो खर्चा जो भी होगा वो स्टेट्स के बीच में 60-40 के रेशियो में बटेगा, और 90-10 के रेशियो में बटेगा, अगर बात हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट की। और नॉर्मल अगर बात करें हम लोग राज्यों की तो 60-40 के स्टेट्स में जो है वो बटेगा, राइट। और जो जो यूनियन टेरिटरी है जहां पर विधायिका हम लोग को देखने को मिलती है, जहां पर लेजिस्लेचर है, तो वहां पर भी हम लोग को देखने को मिलेगा कि 60-40 के रेशियो में बटेगा। और जहां पर विधायिका नहीं है तो वो ऐसी यूटी में 100% केंद्र सरकार जो है वो फंड प्रोवाइड कराएगी। तो ये सब चीजें हैं, और इसकी आवश्यकता इसलिए क्योंकि हमारा अनऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है वो नियरली 25 लाख यूनिट्स है, 25 लाख कंपनीज है छोटी छोटी, राइट, जो कि 74% एम्प्लॉयमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर। और नियरली 66% ऐसी यूनिट जो है वो रूरल एरियाज में है, गांव क्षेत्र में है, और 80% ऐसी जो है जो फैमिली बेस्ड इंटरप्राइजेज है, यानी कि जिस यूनिट में पूरा का पूरा परिवार लगा है उस यूनिट पर काम करने के लिए, और उनकी आजीविका को ये सपोर्ट करती है, रूरल हाउस होल्ड्स की, राइट। और इसमें फायदा ये होगा कि अगर हम सपोर्ट करेंगे इस प्रकार की अनऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को, सरकार के जरिए, सरकार जो सपोर्ट कर रही है, तो गांव क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा, उनको दूसरी सिटी में जाना नहीं पड़ेगा, राइट, जॉब्स वगैरह के लिए, तो वो अपनी ही गांव में रहकर काम कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा ये सब जितनी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज वगैरह जो होती हैं वो माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है कि ज्यादातर आती हैं। और अनऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करता है। किस टाइप के चैलेंजेस? एक तो उनके पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, ना कोई इक्विपमेंट है, ना उनको ट्रेनिंग मिलती है, ना उनको क्रेडिट मिलता है, लोन वगैरह मिलता है, राइट। साथ ही साथ उनके पास क्वालिटी कंट्रोल को लेकर भी अवेयरनेस नहीं है, राइट। इसके अलावा ना उनकी ब्रांडिंग होती है, ना उनकी मार्केटिंग स्किल होती है। बट नाफेड और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड एंटरप्राइजेस इस पॉलिसी के तहत, इस स्कीम के तहत, PMFME, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेस, जो हम लोग को देखने को मिल रही है, ये जो स्कीम है, राइट, कि माइक्रो इंटरप्राइजेस, फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस जो है उसको फॉर्मलाइज करना है, राइट, फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस को। तो इस स्कीम के तहत सरकार जो है वो क्या कर रही है,
फॉर्मलाइज कर रही है, अनऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को ऑर्गेनाइज बनाने के ऊपर कार्य कर रही है, जो कि मेजर एक वर्कफोर्स को जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, इनकम जो है वो जनरेट करा के देता है मेजर वर्कफोर्स को, और स्पेशली रूरल एरियाज के लोगों को, राइट। तो ये बहुत बेनिफिशियल स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। और इसी से जुड़े जो इनिशिएटिव हैं वो कौन से, जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, APEDA एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, राइट। तो ये सब कुछ और इनिशिएटिव है सरकार के। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ड्राफ्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नैफेड, राइट। तो ये नैफेड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके बारे में बात करें तो ये नैफेड है क्या, तो ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, जिसके थ्रू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उसकी मार्केटिंग की जाती है, राइट, नैफेड के द्वारा, क्योंकि इसके नाम में ही छुपा हुआ है पूरी चीज है कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो कोऑपरेटिव्स जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट, तो उनकी क्या करता है, ये मार्केटिंग करता है, मार्केटिंग, उनके प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिक सके, उसके लिए नैफेड काम करता है। नैफेड का गठन 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था और इसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत रजिस्टर किया गया था। नैफेड आज की डेट में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट और साथ ही साथ मार्केटिंग एजेंसी है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की इंडिया के अंदर, यानी कि भारी मात्रा में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ये परचेज भी करती है नैफेड और इसकी मार्केटिंग भी करती है, राइट। नैफेड का ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑर्गेनाइज करना, प्रमोट करना, डेवलप करना, मार्केटिंग करना, प्रोसेसिंग करना, स्टोरेज करना एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, राइट, डिस्ट्रीब्यूट करना एग्रीकल्चरल मशीन्स को, राइट, और दूसरे इनपुट्स को इंप्लीमेंट करना, इंटर स्टेट इंपोर्ट्स को कंडक्ट करवाना, यानी कि आपस में स्टेट के बीच में एक प्रोडक्ट दूसरी स्टेट में जो है वो जाए, राइट, जिससे कि इनकम जो है वो जनरेट हो किसानों की, राइट, एक्सपोर्ट करना, राइट, और साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को होलसेल और रिटेल बिजनेस में जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को लेकर आना। तो इन सब चीजों पर नैफेड फोकस करती है। टू एक्ट एंड असिस्ट फॉर टेक्निकल एडवाइस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इवन किसानों को टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड कराती है जिससे कि किसान अपनी यील्ड, उपज जो है वो बढ़ा सकें, राइट, प्रमोट कर सकें, राइट, और साथ ही साथ अपने मेंबर, अपने पार्टनर्स, अपने एसोसिएट, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, फूड प्रोसेसिंग, सप्लाई सोसाइटी इंडिया के अंदर जितनी भी है उनको प्रमोट करती है, उन पर काम करती है ये नैफेड। तो हमने काफी डिटेल में नैफेड के बारे में जो है वो डिस्कस किया और हमने देखा कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस जो हमारी कंट्री के अंदर है, राइट, जो भारी मात्रा में अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करती हैं, राइट, तो उसके बारे में, उसके मुद्दे के बारे में हमने डिस्कस किया, डिटेल में बात करी, चर्चा करी, और ये प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम के बारे में डिस्कस किया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, और काफी कुछ चीजें मैं उम्मीद करता हूँ आपको मिली होंगी मेंस में लिखने के लिए भी और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। गाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, क्या आप मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर? तो सिंपल तरीके से इंटरनेट के माध्यम से जो हम डिवाइसेस ऑपरेट करते हैं उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। आज की डेट में इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं पर भी बैठे बैठे, जैसे आप जानते हैं कि आप सीसीटीवी कैमरे को, अपने घर के सीसीटीवी कैमरे को या ऑफिस प्लेस के सीसीटीवी कैमरे को ऑपरेट कर सकते हैं, है ना, कहीं से भी, राइट। आप इवन आजकल तो स्मार्ट होम्स बनने लगे हैं, आप गाड़ी से जो है वो घर की तरफ निकलेंगे और आप अगर एक बटन दबा देंगे तो आपका माइक्रोवेव ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और आप जब तक घर पहुंचेंगे तब तक आपकी माइक्रोवेव पर जो भी आपने खाना रख कर गए होंगे वो एकदम गर्म हो चुका होगा, और आपको गर्मा गर्म जैसे ही आप घर के अंदर एंटर होंगे खाना मिल जाएगा, आपको बस माइक्रोवेव से निकाल कर खाना खाना है। आपके घर जो है वो अनलॉक हो सकता है, लॉक हो सकता है इंटरनेट के माध्यम से। आप अपने घर की लाइटें जो होती हैं, जो लाइट्स घर की, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आजकल तो ऐसी डिवाइसेस हो गई कि इंटरनेट के माध्यम से आप उन सभी डिवाइसेस को ऑपरेट कर सकते हो। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ऐसी डिवाइसेस जो इंटरनेट के माध्यम से आप ऑपरेट करते हैं, तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कैटेगरी में आती है। और अभी हम इसके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रिसेंटली कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर सेंटर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आती है और ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस का है, तो इन्होंने एक रिपोर्ट, टीईसी ने एक रिपोर्ट जो है वो जारी करी है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है बेसिकली टीईसी के द्वारा,
ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हेल्प करेगी कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस और पूरे के पूरे इकोसिस्टम को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और जितनी भी वल्नरेबिलिटीज हैं आज की डेट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, तो उसको मैनेज करने के लिए हेल्प करेंगी। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सबसे पहले तो डेफिनेशन जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो सामान्य रूप से ये इंटरनेट का एक नेटवर्क है। पहला पॉइंट क्या है ये? इट इज द नेटवर्क ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का ये नेटवर्क है जो उन वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जो डेटा को संग्रहित और परिवर्तित करने में सक्षम है। मतलब इंटरनेट के माध्यम से उन डिवाइसेस को ये आपस में कनेक्ट करता है जो डेटा को शेयर कर सकते हैं और आपस में कनेक्ट होकर ऑपरेट कर सकते हैं, राइट? जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अब अपने कहीं पर भी बैठे बैठे अपने घर के इंटरनेट यानी कि आपका वाईफाई जो कनेक्टेड है आपकी अलग अलग डिवाइसेस से, उससे उसको आप सिग्नल देकर माइक्रोवेव पर खाना गर्म कर सकते हैं, अपने घर का डोर अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, राइट? बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी की जा सकती है। और आज की डेट में ये बहुत तेजी से ग्रो होती हुई टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिल रही, काफी तेजी से बढ़ रही है। पूरे दुनिया भर में ये टेक्नोलॉजी और इसके काफी सारे सोसाइटी में बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं, इंडस्ट्री में इसके बेनिफिट नजर आ रहे हैं, कंज्यूमर्स को उसके बेनिफिट नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसकी मदद से कंज्यूमर का जो उपभोक्ताएं हैं, अगर हम अपनी बात करें तो हमारा काम आसान हो गया है, राइट? उपयोग क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का? तो इसमें स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में इसका बहुत ज्यादा योगदान है, बहुत कंट्रीब्यूशन है, इसका उपयोग है, राइट? जैसे कि पावर की बात करें या ऑटोमोटिव की बात करें, सेफ्टी और सर्विलांस की बात करें, रिमोट हेल्थ मैनेजमेंट की बात करें, है ना? आजकल तो इवन इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी डिवाइसेस के माध्यम से जैसे कि आपको पता होगा कि टेलीमेडिसिन के बारे में, डॉक्टर से आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, इवन पता है ऑपरेशन भी हो रहे हैं, राइट? डॉक्टर वहां से संकेत दे सकते हैं। इवन कुछ डिवाइसेस भी ऐसी क्रिएट हुई हैं जिस पर अभी काम चल रहा है कि एक जगह पर डॉक्टर बैठकर वो डिवाइसेस चलाएंगे और वो डिवाइस जो है वो दूसरी जगह पर ऑपरेट करेगी इंटरनेट के माध्यम से, रियल टाइम बेसिस पर। तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। अरे जैसे टेस्ला की जो ऑटोमेटिक कार्स वगैरह होती हैं, ड्राइवरलेस कार, पूरी की पूरी ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर चलती है। ये ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर इसका उपयोग है कि नहीं? और एग्रीकल्चर में इसका उपयोग होता है। स्मार्ट होम्स, जैसे मैंने अभी आपको समझाया स्मार्ट होम्स के बारे में, स्मार्ट सिटीज में इसका उपयोग किया जाता है। आपस में डिवाइसेस कनेक्ट करके ये इंटरनेट के माध्यम से एक अच्छा मतलब स्मार्ट सोल्यूशन जो है वो लाने में इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो काम करती है। स्मार्ट डिवाइसेस जो होती हैं ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग को देखने को मिलती है जो ऑटोनोमस कंप्यूटिंग करती है, यानी कि अपने आप से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं, एक दूसरे डिवाइसेस के साथ वायरलेस तरीके से या वायर के माध्यम से कनेक्ट होकर डेटा एक्सचेंज कर सकती हैं, है ना? और इसमें हम लोग को देखने को मिलता है सेंसर्स लगे रहते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड और एज कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज के अंदर शामिल होती हैं, है ना? इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो बताया जा रहा है कि 2025 तक 11.4 बिलियन कंज्यूमर्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस यूज करेंगे। 13.3 बिलियन कंपनीज होंगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डिवाइसेस की 2025 तक, और कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस जो होंगी वो नियरली 45% होने वाली है सभी की सभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस के का। और एक रिपोर्ट भी जो है वो पब्लिश हुई थी मार्केट्स एंड मार्केट्स के द्वारा, एक मार्केट रिसर्च रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया कि 2023 तक इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी मार्केट साइज जो है वो ग्रो करेगा 8.2 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि 2018 में था, उससे बढ़कर 2023 में 35.2 बिलियन यूएस डॉलर होगा। कहां 8 बिलियन डॉलर और कहां 35 बिलियन डॉलर। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी वाइड तरीके से, कितने बड़े पैमाने पर ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस का मार्केट जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, राइट? क्योंकि आप जानते हैं आज की डेट में सीसीटीवी हर एक घर पे हम लोग को, मतलब मैक्सिमम शॉप्स, बिजनेसेस की बात करें, घर को फिर भी एक बार अवॉइड कर दो आप, बट बिजनेसेस की बात करो तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए सिटीज के अंदर करीब 50 से 60% शॉप्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जहां पर आप रेगुलर विजिट करते हो, वहां पर सीसीटीवी लगा रहता है। देखो मैं एक चीज मैं आपको पर्सनल बताता हूं, अभी कुछ दिन पहले का ही मेरा इंसिडेंस है। आपको पता होगा कि आजकल फूड ट्रक्स चल रहे हैं, बहुत ज्यादा फेमस है फूड ट्रक्स। तो मैं बादाम शेक पीने एक फूड ट्रक पे गया था, वहां पे फूड ट्रक खड़ा हुआ था, मैंने उसमें देखा कि उसमें सीसीटीवी लगा था। और ऐसे ही हमारे यहाँ पे, यानी कि जहां पर मैं रहता हूं वहीं पर एक हॉकर्स कॉर्नर है, राइट? तो वहां पर पूरे लाइन से फूड ट्रक्स जो है वो खड़े रहते हैं। मैंने वहां पर मैक्सिमम फूड ट्रक्स में सीसीटीवी देखा,
तो आप सोचिए, शॉप तो एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, वो तो एक अलग बात है, फूड ट्रक्स तक में लोग अवेयर होकर सीसीटीवी लगा रहे हैं। आप सोचिए, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कितनी बड़े पैमाने पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग कर रहे हैं, है ना। और गाइडलाइन की क्यों आवश्यकता है? एक तो देखो, ये जो सेक्टर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है ना, ग्लोबल लेवल पर। और प्रॉब्लम ये है, अब इंटरनेट से जुड़ी ये डिवाइसेस हैं, तो साइबर सिक्योरिटी अटैक होने की काफी संभावना है, राइट। और एक्चुअली हमारे पास कोई ऐसा सिक्योर्ड नेटवर्क भी नहीं है। इंटरनेट की बात करें तो वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है। आपने एक गलती करी, वायरस जो है वो आपके डिवाइस पर एंटर कर जाएगा, और वायरस ऐसी डिवाइस पर एंटर किया, वो कंट्रोल करेगा पूरी तरह से, हैकर के पास पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा डेटा चला जाएगा, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। ये इंश्योर करने की आवश्यकता है एंड टू एंड सिक्योरिटी को, कि जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ, वो एंड टू एंड सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर हो, कि वो सिक्योर्ड रहे वो डिवाइसेस। क्योंकि उसका अगर डेटा लीक हो गया तो आपकी पर्सनल, आपकी प्राइवेट लाइफ जो है वो कोई व्यक्ति उसको वो कर सकता है, देख सकता है, तो आपकी प्राइवेसी के ऊपर जो है वो खतरा हो सकता है। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में तो ये भी डर रहता है कि हम जो अपनी मोबाइल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं। आपको पता होगा कि पेगासस, अभी स्पाईवेयर के बारे में हम लोग ने कुछ समय पहले कवर भी किया था इस टॉपिक को, पेगासस स्पाईवेयर को। तो पेगासस के मुद्दे के बारे में आप जानते हैं, राइट, कि किस प्रकार से जो इजराइल की एक कंपनी है जो पेगासस स्पाईवेयर बनाती है, ये सॉफ्टवेयर बनाती है, तो किस प्रकार से मोबाइल में जाकर ये मतलब मोबाइल एक डिवाइस है ना, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो ये सॉफ्टवेयर उस डिवाइस में गया और उस डिवाइस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उसने लीक करना शुरू कर दिया। तो ऐसे अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन लीक होगी तो एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी के ऊपर जो है, निजता के ऊपर जो है वो कितनी प्रॉब्लम आएगी, आप सोचिए इस बात को, है ना। तो ये प्राइवेसी कंसर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है। और साइबर सिक्योरिटी अटैक होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी, है ना। लोगों की प्राइवेसी जो होगी, निजता जो होगी, उसका हनन होगा। जीवन, धन, समय, राइट, संपत्ति, स्वास्थ्य, संबंधों यानी कि रिलेशनशिप आदि की हानि होने की संभावना है इस चीज में, है ना। तो इस प्रकार की चीज है जिसके बारे में 2-4-5 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। तो गाइडलाइंस क्या है, किस प्रकार से कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस को आप सिक्योर कर सकते हो। तो पहली बात तो कोई भी यूनिवर्सल डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं होना चाहिए, ये चीज बताई गई। मतलब ऐसे काफी सारी डिवाइस होती है, उनमें जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2 3 4, है ना। तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए, है ना। हर एक डिवाइस का एक आप अलग डिफॉल्ट पासवर्ड बनाओ, हर एक डिवाइस का अलग पासवर्ड होना चाहिए, राइट। और इसके अलावा कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती है तो तुरंत उस प्रॉब्लम को रिपोर्ट करना है, तो उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाए, राइट। एक डेडिकेटेड पब्लिक पॉइंट बनाया जाए जिससे कि पब्लिक कांटेक्ट कर सके अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उस डिवाइस के अंदर। तो सॉफ्टवेयर को समय समय पर रेगुलर बेसिस पर अपडेट करना बहुत जरूरी है, और ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपडेट हो तो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यूजर कई बार खुद से अपडेट जो है वो करते नहीं, लोग बाग अपने मोबाइल को अपडेट नहीं करते हैं खुद से, तो ऑटोमेटिक होनी चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होनी चाहिए, जिससे कि सिक्योरिटी जो है वो बरकरार रहे, है ना। और सिक्योरली सेंसिटिव सिक्योरिटी पैरामीटर्स ये स्टोर करें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो हम लोग को वाली डिवाइसेस जो देखने को मिलती हैं, सिक्योरिटी पैरामीटर जैसे कि कीज और क्रेडेंशियल, सर्टिफिकेट्स, डिवाइस की आइडेंटिटी, इस प्रकार की चीजें जो है वो स्टोर करके रखे डिवाइस की, राइट। जैसे कि कल को अगर उस पर्टिकुलर चीज, क्योंकि कोई भी अगर अटैक होता है, कोई भी अगर जैसे साइबर अटैक होता है उस डिवाइस पर, तो ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहले तो उस डिवाइस की जो डिटेल्स होती है वो चेंज की जाती है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को उस डिवाइस की डिटेल चाहिए होती है अपने पास उस डिवाइस को हैक करने के लिए। तो जैसे ही उस डिवाइस की डिटेल में चेंजेस आए तो तुरंत जो है ये डिवाइस जो है वो लॉक हो जानी चाहिए, राइट। तो इस प्रकार के सिस्टम को बनाने की आवश्यकता है, राइट। और कम्युनिकेट सिक्योरली, तो सिक्योरिटी सेंसिटिव डेटा जिसमें रिमोट मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है, यानी कि आप जैसे कहीं पर भी बैठे बैठे अपने सीसीटीवी को देख सकते हो, राइट। आज की डेट में तो सीसीटीवी वॉइस वाले भी आते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो आप कहीं से भी वो सुन सकते हो। तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, राइट, तो उसको इनक्रिप्ट करने की जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, सिक्योर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ना। क्योंकि सिक्योर नहीं होंगे तो कोई भी आपकी सीसीटीवी को जो है वो चेक कर सकता है बिना आपकी कंसेंट के, आपकी सहमति के, या चोरी करके, या साइबर अटैक के जरिए, राइट। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज पर काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। तो ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज जो है वो क्या है, तो इसमें एक डिवाइस को सिर्फ उतने ही परमिशन दी जानी चाहिए जिससे कि वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सके। जैसे कई बार हम लोग कुछ एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, आपको पता होगा इसकी वो सॉफ्टवेयर हमसे कई बार बहुत सारी चीजें मांगता है, हम बार बार उसको अलाउ 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 करके जो है वो आगे बढ़ जाते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि वो हमारी क्या क्या चीजें ले रहा है। जैसे कई बार जैसे एक गेम है छोटा सा, जैसे सांप चलाने वाला गेम है, ठीक है, वो स्नेक वाला जो गेम होता है ना, स्नेक
बॉल वाला, किसने एक बॉल खाता रहता है, राइट, वाली चीज आपको पता होगी, नोकिया का फेमस गेम था वो, राइट। तो ऐसे ही जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं कि आपने उस गेम को डाउनलोड किया, बट वो गेम आपसे आपकी फोटोज मांग रहा है, फोटोज का एक्सेस, वो गेम आपसे आपके माइक्रोफोन का एक्सेस मांग रहा है। मतलब गेम छोटा सा है, गेम में कुछ और नहीं है, सिर्फ इतनी सी चीज है कि आप उसको गेम को खेलना है, बट वो आपकी फोटो का एक्सेस मांग रहा है, आपके स्टोरेज का एक्सेस मांग रहा है, आपके माइक का एक्सेस मांग रहा है, आपके कैमरे का एक्सेस मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं घोटाला है कि नहीं। तो कभी भी कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें और जब वो एक्सेस मांगे तो अलर्ट हो थोड़ा सा कि वो किन किन चीजों के आपसे एक्सेस जो है वो मांग रहा है, और उसको लिमिटेड दो आप एक्सेस अपनी उसके हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से, है ना। तो उसको एक्सेस मत दो खुद से, तो ये खुद भी अवेयर हो आप और दूसरों को भी अवेयर करो इस चीज के बारे में। तो बताया जा रहा है कि ऐसी डिवाइसेस के पास जो है वो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज का वो होना चाहिए। ऐसी डिवाइसेस को जो सिर्फ उस डिवाइस के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेबल हो, हेल्पफुल हो, सिर्फ उतनी ही प्रिविलेज उस डिवाइस को दी जानी चाहिए, राइट। इंश्योर करना चाहिए कि पर्सनल डेटा सिक्योर हो, राइट। और जो सिस्टम है उसको रेजिलियंट बनाना है, उसको बिल्कुल इजी बनाना है कि आप उसको आराम से जो है वो शिफ्ट कर सको। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जितनी भी डिवाइसेज हैं और सर्विसेज जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, है ना, उसमें इस प्रकार से उसको रेजिलियंट बनाया जाना चाहिए जहां उनका उपयोग अन्य भरोसेमंद सिस्टम द्वारा करना आवश्यक हो। मतलब कि आप इस प्रकार से उसको बनाओ, तैयार करो कि सिर्फ जो ट्रस्टेड डिवाइसेस हैं वो सिर्फ उसी में ही ऑपरेट हो सके, राइट। तो इस प्रकार से इसको बनाओ। और डेटा सिक्योरिटी कंसर्न को आज की डेट में एड्रेस करने की आवश्यकता है, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की टेक्नोलॉजी जो है इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, सिटीजन भरपूर इसका फायदा उठा रहे हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि प्रिवेसी को लेकर एक बड़ा रिस्क है इन डिवाइसेस में, है ना। और इस रिस्क को जो है वो खत्म करने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मैन्युफैक्चरर्स को एक कंज्यूमर ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप करने की आवश्यकता है उनकी डिवाइसेस के जरिए, क्योंकि अगर कंज्यूमर का आपकी डिवाइस पे ट्रस्ट होगा तभी कंज्यूमर जो होंगे वो आपकी डिवाइस को परचेज करेंगे और आपकी डिवाइस जो है वो प्रमोट होगी। क्योंकि आप खुद समझिएगा, इस अगर हम बात करें एप्पल की डिवाइसेस की, तो आप इस बात से नकारेंगे नहीं कि एप्पल के डिवाइसेस महंगे बहुत होते हैं, बट फिर भी लोग ले रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। क्योंकि एप्पल दावा करता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिक्योर्ड हैं, तो इसलिए लोग उनके प्रोडक्ट को लेते हैं। काफी सारे आपको मिलेगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं। कई बार आपको लगता है कि यार दिखावे के लिए सामने वाले ने आईफोन ले लिया, बट नहीं, ऐसा नहीं है। दिखावे के लिए नहीं, मैक्सिमम लोग तो हमारे यहाँ लेते ही हैं दिखावे के लिए कि उनको तो एप्पल का लोगो जो है वो दिखना चाहिए, बट सिक्योरिटी इज द मेन कंसर्न। मेन चीज सिक्योरिटी होती है। तो मैं भी आपको यही चीज कहूंगा कि रेदर देन दिखावा, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक मतलब उसके और अगर आपका यूसेज है, तो यार जैसे कि यार आज की आप पढ़ने वाले हो, आपकी स्टडी करने वाले हो, आपका यूसेज नहीं है कि इतना महंगा फोन लेकर यूज करने की, राइट, कोई मतलब नहीं है, राइट। बट हाँ, अगर आप बिजनेस में चले जाते, जैसे कल को आप सिविल सर्विसेज में जाओगे, राइट, आप ऑफिसर बनोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनोगे, आपकी जो भी डीलिंग होगी वो सिक्योर्ड रहेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस समय अगर आप लो, उस टाइम पे लो आप इस प्रकार की डिवाइसेस, तो समझ में आता है। बट अभी लेने का कोई मतलब नहीं। बट हाँ, अगर आप वर्क कर रहे हो, वर्किंग हो और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो और आपका काम ऐसा है कि आपको लगता है कि नहीं यार आपका डेटा कहीं लीक नहीं ना हो जाए, तो फिर आप कर सकते हो डेफिनेटली, राइट। आप फिर रिलाय करो ट्रस्टवर्दी डिवाइसेस के ऊपर। वैसे तो सभी को करना चाहिए यार, क्योंकि द थिंग इज कि आज की डेट में हम लोग बैंकिंग और मोबाइल एप्लीकेशन इतना उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो कोशिश करो ट्रस्टवर्दी चीजों को ही और इवन जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूं, आप लोग भी यूज करते होंगे इंटरनेट बैंकिंग, तो सिर्फ अपनी डिवाइस पे यूज किया करो और अपने इंटरनेट, और कभी भी कोई अननेसेसरली एप्लीकेशन मत डाउनलोड करो जब तक आप जानते नहीं हो कि वो एप्लीकेशन किसकी है, राइट, किस कंपनी की है, ट्रस्टवर्दी कंपनी की है या नहीं। पता लगे किसी भी की भी आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली और फिर उसके बाद उसने आपकी डिवाइस का एक्सेस मांग लिया, ले लिया। तो हमेशा जब भी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, देखो कि यार उसका डेवलपर कौन है कंपनी, है ना, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है ना। तो वो सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। कमेंट्स पढ़ो, वैसे आजकल तो कमेंट्स तो खरीद लिए जाते हैं यार, अब क्या बताएं, आजकल तो बहुत खतरनाक चीजें हो रही है, क्योंकि हम लोग कई बार रिलाय करते हैं कमेंट्स के ऊपर कि कमेंट्स देखते हैं कि सही है कि नहीं, राइट, तो उसके बाद जो है वो चीजें करते हैं। बट आजकल तो लोग कमेंट खरीद लेते हैं, राइट। चलो एनीवेज, आगे की बात करते हैं। कमेंट खरीद लेते हैं, इसका मतलब ये है कि काफी सारी कंपनी जो है वो अपने अच्छे पॉजिटिव कमेंट जो है वो डलवाती हैं पैसा देके, पे करके, राइट। तो ये चीज है। तो ऐसी इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और हमारे यहाँ तो डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 हम लोग लेकर आ रहे हैं इसी डायरेक्शन पर, प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, राइट। और ग्लोबल डेलिब्रेशन की काफी ज्यादा आवश्यकता है कि ग्लोबल लेवल पर विचार विमर्श करो आप, पूरे दुनिया भर में जो लेजिस्लेचर्स जो हैं, राइट, कानून निर्माता जो है, राइट, डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है, वो सब साथ में मिलकर आए
और किस प्रकार से इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बेनिफिट उठाना है, रिस्क को रिड्यूस करते हुए उस पर ये चर्चा करें, विचार विमर्श करें। राइट, तो ये चीज है गाइस। तो ये था पूरा और टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक अच्छा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड पता लगी होंगी और इसका आप जरूर मेंस में उपयोग करिएगा जो मैंने भी आपको बताया है।